धन्यवाद गोविंद प्रभु जी। इस्कॉन से ऐसे नाता लंबा और बहुत गहरा है हमारा। तो शायद 10 साल पहले यहाँ पर गुरुकुल को लेकर एक मूवमेंट चालू की थी, लेकिन वो कपड़ा बड़ा लगा तो अभी बेबी केयर से चालू करते हैं। तो आयुर्वेद से चालू किया, क्योंकि आजकल समाज की स्थिति ऐसी है कि राष्ट्र का प्रॉब्लम तो है ही, अपनी जगह शिक्षा का अपना भी कोई प्रॉब्लम है। तो विचार ऐसा किया कि अपना प्रॉब्लम सोल्व होगा तो राष्ट्र का प्रॉब्लम सोल्व करने में हमको हेल्प करेंगे लोग। तो थोड़ा दूसरे रूप से जो आयुर्वेद की विद्या सीखे थे, तो उसका अवसर गोविंद प्रभु जी ने प्राप्त कराया। और बहुत सारे लोग जो हमारे करीबी है, कोई पेशेंट नहीं है, उस तरह का कोई संबंध नहीं है हमारा उसका पेशेंट डॉक्टर का, क्योंकि वो संबंध अभी बिल्कुल एक प्रोफेशनल हो गया है। बराबर है, उसका 5 मिनट 10 मिनट का मिलना होता है उनसे, और वो भी जब हम बीमार होते हैं तब जाते हैं, जबकि वैद्य के पास जाना चाहिए हम स्वस्थ होते हैं। तो हम आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद के 2 प्रयोजन बताए हैं, एक तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य परिरक्षणम और विकारस्य उपशमनम, 2 प्रयोजन। यानी कि स्वस्थ को पहले स्वस्थ रखना है और उसके बाद यदि वो बीमार हो गया तो उसकी चिकित्सा करनी। तब स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह पाएगा, उसको नॉलेज को हमने बताया था सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस। अभी सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज किसको कहते हैं, तो एवरेस्ट कितना ऊंचा है कौन चढ़ा, नाइल नदी कितनी गहरी है कौन डूबा, वर्ल्ड कप कौन जीता, फुटबॉल का वर्ल्ड कप किसने लिया, कितने प्लेयर इंडिया के गए, कितने वहां के हैं, ये सभी को जनरल नॉलेज बताते हैं। बराबर है, तो वो जनरल नॉलेज नहीं, क्योंकि जनरल नॉलेज मतलब बेसिक नॉलेज, जो हम उस वो नॉलेज हमने नहीं लिया तो बहुत सारे जगह पर हमको नुकसान हो सकता है। बहुत सारी जगह पर हमारी पीढ़ी को नुकसान हो सकता है। वो जनरल नॉलेज जो आयुर्वेद का था, कॉमन सेंस, वो आज भी आप जाएंगे तो गांव में आप देखेंगे कि दूध के साथ प्याज नहीं लेते हैं। गांव में दूध के साथ लहसुन खाने का मना कर रहे हैं, दूध के साथ, तो उसको पता है कि, उसको ये नहीं पता है कि विरुद्ध आहार है, लेकिन उसको ये पता है कि ऐसा परंपरा में ऐसा नहीं खाया जाता है, उससे नुकसान होता है या उसके कोई डिजीज होते हैं। तो वो एक कॉमन सेंस है कि ये अभी तक हमारी जो परंपरा है उसमें आ रहा था। पिछले जो साल गए लगभग 40-50, उसमें हम तेजी से ये खोते रहे, और खास करके उसमें आयुर्वेद का जो नॉलेज हुआ वो सेंट्रलाइज हुआ। वो सबके लिए था, 100% लोगों के लिए था, लेकिन उसमें बीएमएस कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में वो कुछ स्टूडेंट के लिए हो गया। आपके पास जिज्ञासा कितनी है वो डजंट मैटर। आपको आयुर्वेद सीखना है तो आपको कितनी भी जिज्ञासा है, लेकिन आपका 12th साइंस नहीं है, उसमें बी ग्रुप नहीं है, और उसमें 80% नहीं है, और 80% नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर देने के लिए 20 लाख नहीं, तो फिर आपके लिए आयुर्वेद नहीं। तो ये आयुर्वेद का नॉलेज धीरे धीरे लुप्त हुआ, क्योंकि जिसके पास इच्छा है उसके पास वो सोर्स नहीं है नॉलेज का, और जिसके पास सोर्स है उसको जिज्ञासा नहीं। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो जाते हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आफ्टर 12th साइंस उसको ये पता नहीं होता है कि वात पित्त कफ क्या, 3 दोषों का नाम पता नहीं होता है, वो सीधा 12th साइंस तक कुछ पता नहीं, परसेंटेज आ गए कम, 80% से ऊपर आते हैं तो शायद वो जिंदगी भर वात पित्त कफ के बारे में नहीं जानता। लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य कहो 80 से कम आए, तो इस तरफ एमबीबीएस में न जाकर बराबर जाना पड़ा बीएमएस, जाना पड़ा। बराबर है, तो उसको एक खेद हुआ कि ये एक अफसोस रहा कि मैं एमबीबीएस नहीं कर पाया, वो गिल्टी के साथ उसने चालू किया। अभी आप देखिए फिर आयुर्वेद में ऐसे लगभग 99% ऐसा हुआ,
तो समाज में जो एजुकेशन दिया जाता था वो धीरे धीरे लुप्त हो गया, क्योंकि जो भी आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे, दवाई देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसका पालन आपको करना होगा, या आपके माइंड को आपको करवाना होगा, बराबर है। उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, उसका महत्व के लिए, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है लॉजिकली कि वो महत्व जाने बिना कोई भी वस्तु को फॉलो नहीं करता। मैं आपको कहूंगा कल आपको ऐसा करना है, लेकिन आपको जब तक क्यों का जहां आंसर नहीं मिलता है तब तक आपको करने वाले नहीं, बराबर। कोई भी कह दे, चाहे कोई भी कह दे, कितनी भी बड़ी हस्ती कह दे, लेकिन क्यों, उसका आंसर जब तक नहीं है तब तक आप नहीं करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है जो क्यों का जवाब दे, उसके लिए क्या है, एजुकेशन। तो ये सोसाइटी का एक एजुकेशन जो आयुर्वेद का है वो पूज्य गुरुजी ने 1970 में शुरू किया, और ऐसे अनेक जगह पर कार्यक्रम करके इनफॉर्मल आयुर्वेद का एजुकेशन अर्थात इनडायरेक्ट मेथड से एजुकेशन देने का स्टार्ट किया। छोटे छोटे कार्यक्रम करके बीएमएस एमडी के विद्यार्थी को पढ़ा करके, साधारणता से पहले डॉक्टरों के लिए ही था। जो बीएमएस करते हैं, एमडी करते हैं, वो वहां ठीक सीख नहीं पाते, तो उसके बाद वो लोग ऐसे कार्यक्रम में आते थे, हमारी शिविर करते थे, वो लोग जानते थे कि अच्छा एक्चुअल आयुर्वेद क्या, अच्छा किस तरह का उसका पूरा का पूरा व्यू है, अच्छा साइकोलॉजी क्या है आयुर्वेद के क्षेत्र में, अच्छा आयुर्वेद विष के बारे में क्या मानता है, आयुर्वेद के कितने तंत्र है और किस तरह से काम करते हैं। फिर हमने गुरुजी से लेकर अभी तक वो सोसाइटी के लिए साधारण किया, अनेक प्रकार की शिविरें हुई, अभी लगभग 1400 से ऊपर हमारी शिविर हो चुकी है सक्सेसफुल, और उसमें एमडी एमएस से लेकर बीएमएस से लेकर पीएचडी तक के विद्यार्थियों ने वो शिविरें अटेंड की। और आयुर्वेद के क्षेत्र के एमडी और आयुर्वेद के क्षेत्र के अनेक क्षेत्र, आयुर्वेद में भी प्रकार है, पंचकर्मा है या द्रव्य गुण है या नहीं, तो उन्होंने भी ये शिविरें की है। तो ये विषय बहुत महत्व का है, केवल ये नहीं है कि ये कॉमन पब्लिक के लिए है तो ये जनरल विषय होगा, वो बहुत ही गहरा है। इसके लिए सर्वप्रथम हम आयुर्वेद को जानने का प्रयास करेंगे। आज जो सब लोग आए हैं वो मुख्यतः से तो नाड़ी परीक्षण के लिए जो आए हैं, वो तो आपकी व्यवस्था के अनुसार नाड़ी वहां पर दिखा सकते हैं, मतलब जो जो है आपका प्रॉब्लम है उसका हम प्रयत्न करेंगे सॉल्यूशन करने का। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे कि आयुर्वेद ऐसा कहता है सर्वप्रथम जो शुरुआत आपको करनी है वो आहार बदलने का और विहार बदलने से करनी है, क्योंकि वैद्य वो उत्तम नहीं है जो आपको अच्छी से अच्छी दवाई देता है। उत्तम वैद्य वो है जो आपको अपथ्य को छुड़वाता है और पथ्य का पालन करवा पाता है। उसके लिए इसके पास साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, इसके पास उसको कनेक्ट करने की रीति और कला आनी चाहिए। तो इसके लिए हम पहला ध्यान इसमें देते हैं कि सर्वप्रथम पथ्य और अपथ्य का महत्व हमको जानना है। सर्वप्रथम जो भी आपका डिसीज है उसके अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार आपको क्या आपके लिए फूड योग्य है और क्या आपके लिए अयोग्य है, वो पहले आपको जान लेना है। ये कॉमन सेंस है और ये जनरल नॉलेज है। सबसे पहले मेरे लिए क्या उत्तम है, मेरे लिए क्या अवॉइड करने जैसा है, वो अवॉइड करना है सर्वप्रथम। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, और हम नया नहीं कर रहे हैं, हम ये कर ही रहे, ऑलरेडी हम ये सब कुछ कर ही रहे हैं। लाइक हमारी गाड़ी, वहां हम तर्क नहीं करते, हमारी गाड़ी है वो टाटा मोटर्स की हो या और कोई भी कंपनी की है, उसमें ये लिखा हुआ है ये पेट्रोल ये डीजल वाली, बराबर है। अब हम पेट्रोल वाली लाते हैं, बाद में हम ये तर्क नहीं करते कि भाई ये पैसा हमारा, गाड़ी हमारी, बराबर है। तो अब वो कौन निर्णय करने वाले होते कि मैं पेट्रोल डालू कि डीजल डालू, मैं अपनी से डीजल डाल दूंगा, ऐसा नहीं करते हैं। दूसरा, हम तर्क भी नहीं करते हैं कि चलो भाई दोनों एक ही जगह से तो निकलते हैं, पेट्रोल और डीजल दोनों ईंधन है, बराबर, दोनों में तो कोई फर्क नहीं है, दोनों जलने वाले हैं, दोनों हीट पैदा करते हैं, चलो पेट्रोल की बात ओके, डीजल डाल देते हैं। लेकिन ऐसा हम गाड़ी के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हम शरीर के साथ बार बार कर रहे हैं कि चलो भाई पिज्जा है, चलो भाई ये है, ये भी खाने जैसा ही है। इसको ये नहीं कहते मुझे खाना है कि नहीं, नहीं ओके, लेकिन ये खाने जैसा है, वो चाहे चाइनीज हो, चाहे वो फिर जापान का हो, चाहे यूएसए का हो, जैसे इसमें सब कुछ डाल सकते हैं।
गाड़ी में नहीं डालते सब कुछ, उसमें पेट्रोल की बजाय डीजल कभी नहीं डालते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि पेट्रोल के बिना डीजल डालेंगे तो उसमें गड़बड़ होगी, लेकिन इसका शरीर के साथ हम ये मान लेते हैं कि इसको शायद भगवान ने ऐसा बनाया है कि उसके हरेक देश और हरेक प्रदेश की जब तक आइटम न ले लें, जैसे गुजरात में जाएंगे तो वहां बंगाली मिलेगी आपको, और वहीं पर गुजराती लोग अमेरिका जाएंगे तो गुजराती ढूंढेंगे, गुजराती थाली ढूंढेंगे, बराबर। यहाँ वो ढूंढेंगे कि चाइनीज कैसे मिले, बराबर है, और जब चाइना जाएंगे तो ढूंढेंगे गुजराती थाली कहाँ है, बराबर। ये क्या है? ये रस है। तो आयुर्वेद कहता है कि जब तक व्यक्ति को ये कॉमन सेंस नहीं होगी कि सब पदार्थ है वो मेरे अकेले के लिए नहीं है, जैसे 1 करोड़ है तो 1 करोड़ खाने वाले भी है, फिर तो 1 करोड़ की चॉइस भी है, 10 करोड़ लोग भी है उसमें, तो वो मेरे लिए क्या है वो सब प्रथम निश्चित कर। आपको जो फूड अच्छा नहीं लगता है, नुकसान करता है, उसको छोड़ना बताता है आयुर्वेद, यानी उसको कहते हैं अपथ्य का परित्याग। अब उसके लिए आयुर्वेद बताता है कि पथ्य क्या है, मतलब क्या लेना चाहिए। हमने बताया कि गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो बताता है कि इसमें पेट्रोल डालना है, इसमें डीजल डालना है, वो ऐसे ही नहीं बता देता है, उसके पीछे उसने बहुत इंजीनियर्स लगाए हैं, ऑटोमोबाइल्स का पूरा साइंस लगाया है, और उसके बाद वो निश्चित करता है कि इसमें पेट्रोल क्यों डालना है, इसमें डीजल क्यों डालना है, लेकिन कॉमन मैन के लिए उपयोगी नहीं है, उसमें केवल इतना ही उपयोगी है कि बस आप इसमें पेट्रोल डालो, आप इसमें डीजल डालो। ऋषि मुनियों ने भी इसका गहन अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने मनुष्य शरीर को जाना, मनुष्य की शरीर की क्रिया को जाना, अंग की रचना को जाना, जिसको आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं, और उसका बहुत सुंदर वर्णन सुश्रुत संहिता में सुश्रुत मुनि ने किया। और सबसे पहले उन्होंने ये डिसीज होने की जो प्रक्रियाएं है, चरक अरे वो 3 ग्रंथों का आप सार देखेंगे तो उन्होंने देखा कि अभी के जो लोग हैं उसको रोग किस किस प्रकार से होते हैं, कैसे कैसे रोग हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमने देखा कि अत्रिकृत युगे वैद्य, पिछली बार हमने देखा था जूम मीटिंग में, कि पहले के काल के लोग थे सतयुग के, वो तप बहुत करते थे, जप बहुत करते थे, एक जगह पर बहुत बैठते थे, तो उसको उस प्रकार के डिसीज होते थे, उस प्रकार के डिसीज होते थे, तो उसकी चिकित्सा भी उस प्रकार से करते थे, क्योंकि वो युग ऐसा था। फिर आया द्वापर, द्वापरे सुश्रुत सुरुतः, उसमें बहुत लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, तो अब डिसीज अलग हो गए, अब सर्जरी की जरूरत रही, बराबर है, क्योंकि अब दवाई से काम नहीं चलेगा, तो युद्ध हुआ तो एसिडिटी थोड़ी होगी कोई गोली मारेगा, तो उसको गोली निकालनी पड़ेगी, तो वो उसको क्या हुआ कि सुश्रुत ने सर्जरी का साइंस दिया, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा युद्ध हुए और उसके लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ी। तो प्री ऑपरेशनल एक्टिविटीज, पोस्ट ऑपरेशनल एक्टिविटीज, ऑपरेशन का थिएटर कैसे बनाना है, उसको स्टरलाइज करने के लिए क्या यूज करना है, ऑपरेशन कैसे करना है, वो सब प्रथम विद्या सुश्रुत संहिता में वर्णित हुई। और आपको आश्चर्य लगेगा कि उस टाइम उन्होंने संज्ञाहर औषधि यानी कि एनेस्थेसिया का वर्णन दिया, कि ऐसी औषधि दी जाए कि आदमी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए, क्योंकि उससे बिना एक भी सर्जरी नहीं हो सकती, जिससे उसके बाद में क्लोरोफॉर्म आया, उसके बाद में एनेस्थेसिया का कंसेप्ट आया, और उसके बाद तो लोकल एनेस्थेसिया का कंसेप्ट, तो ये पूरा का पूरा विकसित होता गया, लेकिन मूल खोज सुश्रुत मुनि ने की। फिर कलो वाग्भट नामातु गरिमात्र प्रदर्श्यते, कलयुग में कैसे रोग होगा, नहीं तो बहुत जब तक करेंगे तो रोग होगा, ऐसा नहीं होगा, बराबर है, क्योंकि हम उपवास में भी 11 रस का पान करते हैं, तो हमारा उपवास भी ऐसा नहीं होगा कि हम उस दिन भी कुछ तप करेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया कि वाग्भट ने कलो वाग्भट नामातु गरिमात्र प्रदर्श्यते, उन्होंने देखा अभी का व्यक्ति को 2 कारण से रोग होगा। एक, वो आहार विहार में संयम नहीं बरतेगा, मतलब वो जो भी चाहेगा वो खाएगा, और जब भी चाहेगा खाएगा, तो आहार विहार का विवेक नहीं होगा, इसके लिए एक रोग होगा, एक बात। दूसरी बात, हार्मोनल इनबैलेंस के कारण रोग होगा।
अभी जो हमारे डिसीजेस है, वो डिसीजेस एक तो है आहार विहार की गलतियों के कारण, सेकेंड दूसरा है हमारे हार्मोन जो बैलेंस में होने चाहिए वो नहीं है। जस्ट मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे छोटा बच्चा है, बराबर, वो बहुत सारा घूमता फिरता है, बहुत जगह जाता आता है। आप देखो, आप उसको डिजिटल वॉच लगा दो, कितना घूमता है, कितना फिरता है, और रात को कितना तरोताजा होता है। हमारे से हम उसको बहुत मेहनत करके एक रोटी खिलाते हैं, वो भी वो खाना नहीं चाहता है कभी कभी, बराबर है, घूमता है फिरता है, रोटी कम खाता है, कोई उसका न्यूट्रिशन इतना नहीं लेता है, तो भी वो एकदम फ्रेश है और एकदम वो आसानी से सो सकता है। और हम लोग 2-3 बार खाते हैं, पूरा भोजन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भी रात को थक जाते हैं, उससे कम चलते फिरते हैं तो भी आलस्य आता है और तरोताजा नहीं होते, मतलब मतलब टेंशन में होते, स्ट्रेस होता है। ऐसा क्यों होता है? दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि जो बच्चा है वो, उसको नेचुरली सारे के सारे जो हॉर्मोन्स है वो बैलेंस में, वो बैलेंस में है। इसके लिए क्या हुआ, आपने एक बार बच्चे को, दो बच्चे झगड़े और कुछ हो गया और रोने लगा, कुछ भी हुआ, दूसरे दिन फिर एक हो गई। बोलो, हम एक दिन झगड़े तो एक हो सकते हैं कभी जिंदगी पर, 3 जन्म में मिनिमम नहीं हो सकते। क्योंकि हमारा द्वेष उतना गहरा होता है, द्वेष भी हमारा गहरा होता है, बराबर है। तो क्या बताया, जितना गहरा राग है उतना गहरा द्वेष, जितना गहरा द्वेष है उतना गहरा क्लेश। राग भी हमारा कैसा होता है, गाय को देखो, सबसे करुणावान, सबसे प्रेम जो एक कोई पशु योनि में देखने को मिलता है गाय, बराबर, वो नियरेस्ट हो जाती है मनुष्य से। तो उसको आप देखो, उसका बछड़ा होता है, बराबर है। अब उसके बछड़े उसका होता है, उसके बाद उसकी बछड़ी होती है, मतलब, बराबर, ग्रैंड सन कहते हैं या तो फिर ग्रैंड, बराबर, रोटर। तो वो बछड़ा से बछड़ा और बछड़ी की बछड़ी हो गई, तो आप देखना, उसको गाय जिस बछड़ी को वो चाटती है, एकदम प्यार करती है, सब कुछ करती है, लेकिन उछड़ी उसकी जब बछड़ी हुई उसको देखती भी नहीं। उसका लिमिट है राग का, मतलब एक पे समाप्त है। बछड़ी हो गई, अपना हो गया, ओके, उसको चाटा, उसको रखा, बरोबर हो गया। अब उसने बछड़ी दी तो उसको ऊपर देखेगी। और हमारा तो जैसे जैसे बढ़ता जाता है उतना उतना बढ़ता जाता है। मतलब बच्चा का बच्चा आया तो हमको बहुत प्यार हो गई, उसका बच्चा है तो कहना ही क्या, मतलब तने तने और पत्ती, बराबर है, तब तो और चाहिए ही नहीं। इसके लिए हमको भागवत की जरूरत है, गीता की जरूरत हमको पड़ती है, अनासक्ति के उपदेश की जरूरत हमको पड़ती है, उसको नहीं पड़ती है, बराबर। क्यों? क्योंकि हमारा टेंडेंसी ऐसा है, कहीं पर भी वो लगता है। इसके लिए नुकसान क्या होता है? नुकसान होता है हमारे हॉर्मोन्स इनबैलेंस होते हैं। हम दिन में 10 बार क्रोध करते हैं, 15 बार स्ट्रेस में आते हैं, 20 बार टेंशन लेते हैं, तो तकलीफ कहाँ होती है? तकलीफ हमारा, हमको पता नहीं, हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है। वो इनबैलेंस हुआ की शुरुआत रोग से होती, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और अनेक प्रकार के डिसीजेस, बराबर है, वो इसके कारण होते हैं। तो वाकभट ने इसके लिए दोनों बताया कारण। अभी का क्या क्या कारण होगा? एक तो आहार विहार में गलतियां होगी और दूसरा हार्मोनल इनबैलेंस होगा, इसके लिए रोग होगा। तो इसके लिए कम से कम हमको ये सीखना है, एक कॉमन सेंस रखनी है, एक जनरल नॉलेज के तहत आयुर्वेद पे सीखना है। एक क्या सीखना है? तो पहले तो हमारी प्रकृति क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो हमको पता चलेगा कि क्या हमको खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या हमारे लिए योग्य है, क्या हमारे लिए योग्य नहीं है, बराबर है। ये पहला क्लियर हमको होना चाहिए, बराबर, सबसे पहला। उसके बाद हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी सही है, कौन सी सही नहीं है, लाइक हमारी एक्सरसाइज भी आ गई उसमें, हमारा सब कुछ आ गया उसमें। कभी कभी हम क्या करते हैं, कल ही गोविंद प्रभु जी ने एक पेशेंट से मिलवाया था, उसका डिसीज का कारण उसकी एक्सरसाइज थी, वो एक्सरसाइज कर रही थी, इसके लिए वो बीमार थी। अब ऐसे तो हम कहते हैं कि एक्सरसाइज तो सही, तो वो उसने बताया मुझे, तो मैंने कहा कि ये आप इन्वेस्टमेंट का काम करते, तो मैंने कहा ये आप मजदूर को इन्वेस्टमेंट का यदि बताओगे तो उसके लिए लाभ होगा कि नुकसान होगा?
मजदूर को कहोगे कि ये 50,000 का प्लान है, बरोबर है, जो 5,000 कमाता है उसको कहते हो कि 50,000 किसी भी हालत में आप एक साल में इकट्ठा करके तो 10 साल के बाद 5 लाख आएगा। तो मजदूर 50,000 इकट्ठा करने के लिए क्या करेगा? भोजन छोड़ देगा, बच्चे को स्कूल से उठा लेगा, बराबर है, दवाई नहीं लेगा। तो ये 5,000 इकट्ठा 50,000 इकट्ठा करेगा, वो जब तक एफडी पकेगी तब तक तो खुद पक गया होगा। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, मजदूर के लिए थोड़ा है, वो किसके लिए है? बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े प्लान है। इसके लिए तो बेचारे के लिए कैसे उसको मैनेज करना है वो सिखाना है। लाइक एक्सरसाइज ऐसी है, वो सबके लिए नहीं। आयुर्वेद कहता है सबके लिए एक्सरसाइज है, सबको नहीं करनी चाहिए एक्सरसाइज, बराबर है। अभी देखो एक एक्सरसाइज का जमाना है, सब लोग कहते हैं, और आयुर्वेद ऐसा बता रहे, वो बोलते हैं कि आप यदि अनस्ट्रक्चर वे से जाने बिना एक्सरसाइज करोगे तो आप स्वस्थ के बिना रोगी होगे। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा एक इसलिए हुआ क्योंकि जिम्नेशियम कल्चर आया। जिम्नेशियम कल्चर किस लिए आया? फिटनेस के लिए आया। क्रिकेटर को जरूरी होता है, रनर को जरूरी होता है, बराबर, ये सबके लिए तो जरूरी है जिम्नेशियम। वो फिटनेस है, हेल्थ नहीं है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन फिटनेस एंड हेल्थ, और हमने दोनों एक कर दिया। हम क्या करने लगे? फिटनेस को ही हेल्थ मानने। फिटनेस और हेल्थ बिल्कुल अलग है। कोई व्यक्ति फिटनेस वाला हो सकता है, जरूरी नहीं वो हेल्दी हो, और कोई व्यक्ति हेल्दी होता है, जरूरी नहीं है वो फिट हो या फिटनेस वाला। और फिटनेस क्या है? व्यवसाय से जुड़ी है। जैसे कोई रनर है तो उसको अलग फिटनेस चाहिए, कोई क्रिकेटर है, कोई मतलब कोई कुश्ती वाला है, बराबर है, तो अलग अलग प्रकार की फिटनेस चाहिए। कोई को मिलिट्री में जाना है तो उसको छाती इतनी चौड़ी, मसल्स इतने ऐसे चाहिए, कोई कुश्ती वाला है, कोई कुछ, तो अलग अलग प्रकार की फिटनेस चाहिए। हेल्थ सबको एक तरह की चाहिए। तो फिटनेस और हेल्थ में फर्क है, और इसके लिए दोनों को एक हमने मान लिया। इसके कारण बौद्धिकों को ज्यादा डिसीज हुए, क्योंकि बौद्धिक व्यक्ति है उसका कंजप्शन ज्यादा है विचारों का। हमारे यहां बताया गया विचारा रक्त भक्षता, विचार हमारा खून जला सकता है, उतना विचार है। इसके लिए विचारक आदमी जितना थकता है ना, उतना मजदूर नहीं थकता है। आपको आश्चर्य लगेगा कि लोग कहते हैं कि इसको तो ऐसे ही में बैठकर काम करना है। साधारण आदमी तो क्या कहते हैं कि बैठे बैठे पैसा, सीए है या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ भी बड़ा काम है जिसका मैनेजमेंट का, तो बताए एसी में बैठना है, इतनी सारे नौकर है, चाकर है, सब है, सुविधा है, कैसे थकेंगे? लेकिन वो आदमी सबसे ज्यादा थकता है, क्योंकि वो यहां से काम करता है। और विचार है ना, वो व्यक्ति का बहुत कंजप्शन करता है, और उसने यदि बराबर नहीं टिका तो उसको बहुत सारे साइकोसोमेटिक डिसीज हो सकते हैं। तो इसलिए खास करके बौद्धिक लोगों को यह जानना है कि हमारा फूड कैसा होना चाहिए, उसमें हमारे कौन से न्यूट्रिशन लेने चाहिए आयुर्वेद की दृष्टि से। तो इसके लिए मनुष्य के उपयोगी आहार का वर्णन चरक संहिता में दिया हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि मैं जो बात बता रहा था, चरक संहिता में जैसे पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डालना, डीजल की गाड़ी में डीजल डालना, ऑयल इंजन में ऑयल डालना पड़ता है, उसी तरह से ये शरीर के लिए उपयोगी कितनी वस्तु है जो सबसे उत्तम है। चरक संहिता में यजः पुरुष नियम का सूत्र स्थान का 26वां अध्याय है। वो 26वें अध्याय में उन्होंने पूरे विश्व के जितने भी पदार्थ थे वो पदार्थों को देख देख कर बताया है कि किसमें कौन सा श्रेष्ठ है, मतलब पहला नंबर कौन सा है। तो वो शुरुआत वहां से होती है कि धान्य, मतलब सबसे पहले हम लोग शाकाहारी, बराबर है? गलत, हम शाकाहारी, बराबर है? हम अन्नाहारी। नॉन वेजिटेरियन के ऊपर से वेजिटेरियन वर्ड आया। हम वेजिटेरियन अपने आप को नहीं कहते थे, कब से कहने लगे? जब से नॉन वेजिटेरियन का कंसेप्ट आया। वो लोग ऐसा कहते थे कि अब नॉन वेजिटेरियन है, तब हम बताने लगे हम वेजिटेरियन। एक्चुअल हम वेजिटेरियन नहीं, हम अन्नाहारी। हमारा जो सोर्स है मुख्य खाने का वो शाक नहीं। आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको स्वस्थ रहना है तो शाक कम से कम खाना है। शाकेन वर्धन्ते रोगा। और कौन स्वस्थ है ऐसा सूत्र में पूछते हुए
जब पूछा तब उसमें 3 बातें वाग्भट ने बताई, हितभुक, मितभुक, अशाकभुक। जो हितकारक खाता है, प्रमाण में खाता है और शाक नहीं खाता है, मतलब शाक कम से कम खाता है, मतलब कम शाक खाता है। आज हमारे सब्जी 3-4 प्रकार की तो सब्जी होती है होटल में जाते हैं तो ये कम शाक पता है ये। तो ये होता है कंसेप्ट, उसमें होता है शाक, हम शाकाहारी नहीं अन्नाहारी। मतलब हमारा जो शरीर टिकता है वो धान्य से टिकता है, तो कोई भी ग्रेन होना चाहिए हमारा, बराबर है कोई। तो उसमें से सबसे श्रेष्ठ ग्रेन कौन सा है, तो उसमें बताया लोहित शालया शुक्धान्या नाम पथ्यतमत्वे श्रेष्ठतमा भवन्ति, बराबर है। रक्त मतलब जो ब्राउन राइस कहते हैं जिसको, लाल कलर के चावल, इसके लिए आप देखना कि हमारे में जहां भोग का वर्णन आता है, थाल का वर्णन आता है, उसमें सब जगह चावल होगा, बराबर। कोई भी परंपरा में उपोषण करता है, बराबर है, कोई भी भोग धराता है तो उसमें क्या है, चावल कंपल्सरी, बराबर है। इसके लिए धान्य का एक पर्याय चावल बना, आपको पता है धान चावल को ही कहते हैं। तो ये चावल है वो सबसे श्रेष्ठ माने गए, वो भी कौन से, लोहित शालया, जिसको षष्टिशाली कहते हैं, जो 60 दिन में उगते हैं। 60 डेज में जो पकते हैं वो षष्ठी यानी कि 60, वो षष्टिशाली वो सबसे श्रेष्ठ है। आहार में 1 भाग इसका होना चाहिए, 10 भाग। दूसरा शमी धान्य यानी कि दलहन, 2 भाग जिसका हो सकता है। इसमें बताया गया मुद्गा शमी धान्य नाम, मूंग है वो शमी धान्यों में श्रेष्ठ है। आज भी हम देखते हैं कि कोई भी दुर्बलता, कुछ भी हुआ, बीमार हुआ तो डॉक्टर भी उसको खिचड़ी खाने का कहते हैं, मूंग खाने का बताते हैं, मूंग का पानी पीने का बताते हैं, बराबर है, क्योंकि मूंग सर्वश्रेष्ठ स्रोत है पोषण का। दूसरे नंबर पर तीसरा बताते हैं आंतरिक्षम उदकाना, पीने के लिए जो पानी है ना उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की बात है। हमारे बहुत सारे डिसीज, हम एक तो पानी गलत पीते हैं और गलत तरीके से पीते हैं। तो आयुर्वेद में वारी विवेक बताया, वारी मतलब पानी, पानी किस तरह से पीना है, क्योंकि बहुत बड़ा रोल करता है पानी हमारे बॉडी में। 70 to 80% पानी नहीं है हमारे शरीर, तो बहुत बड़ा रोल हमारे स्वास्थ्य के साथ और रोगों के साथ है। पानी के लिए इतना बताया कि सबसे उत्तम पानी कौन सा है, देखो तो इसके लिए उत्तम पानी बताया अंतरिक्षम, यानी कि अंतरिक्ष से जो बरसता है वो सीधा हार्वेस्टिंग करके उसको पूरे साल पीना, जिसका भूमि के साथ संबंध ना आया, जिसका भूमि के साथ, क्योंकि भूमि के साथ संबंध आने पर उसके क्षार उसमें चले जाते हैं, उसके क्षार उसमें गए कि पानी का क्वालिटी घटता है और आयुष्य घट जाता है। इसके लिए अंदर गया हुआ पानी बाहर निकालते हैं वो बिगड़ सकता है, लेकिन सीधा यदि अंदर गया टंकी में तो 10 साल तक बिगड़ता है, वो लाइक गंगा जल हो गया, गंगा की तरह हो गया, बराबर। इसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम हमारे पूरे भारत में पहले था, अंडरग्राउंड टंकी, और इसके बाद ये क्षार आए और उसके कारण हमको रोग बढ़े तो उसके बाद बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारे मशीन्स आए और मशीन्स ने पानी को साफ किया। पता है आपको इसके बारे में, पता है जस्ट लाइक कैसा हुआ पता है आपको कि कोई घर में बहुत चूहे हो गए तो एडवाइस दी कि क्या करें भाई, बहुत चूहे हो गए, परेशान कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने उसको एडवाइस दिया कि आप सर्प रखो। मैंने रिसर्च किया है चूहों के ऊपर सालों तक, और रिसर्च के बाद पता चला है कि सांप जैसा चूहों को मार सकता है, एक भी वस्तु नहीं मार सकती है, बराबर है। तो उसने सांप, अब आपको पता है सांप रख दिया तो सांप होने ही वाला है, तो चूहे भी हो गए, वो भी साफ हो गया, बराबर है। लाइक पानी का भी ऐसा ही हुआ, पानी दिया अभी के साइंटिस्टों को कि भाई ये पानी देखो इससे बहुत स्टोन हो रहा है, वो हो रहा है, टीडीएस बढ़ रहा है, तो उसने एक मशीन निकाला पानी को साफ करने के लिए, और वास्तव में पानी साफ हो गया, बराबर है। पानी साफ होते ही मिनरल्स चले गए उसमें से, वो क्षार निकालना था सब, बाकी का सब बिल्कुल साफ किया, साफ कर दिया तो उनको जॉइंट पेन होने लगे,
बराबर है। दूसरी दूसरी तकलीफें होने लगी, हमारा जो किडनी की तकलीफें होने लगी, बराबर है। तो अब दूसरा मशीन आया, क्योंकि हर एक का उपाय है वैज्ञानिकों के पास, बराबर, लेकिन टेम्पररी है, बराबर है। तो वो क्या हुआ, वो बोलते हैं कि अब हम ऐड करेंगे उसमें। तो ऐसा मशीन आया है कि अब ऐड करेंगे उसमें, मैं वो निकालना तो जरूरी है, अब वापस ऐड करेंगे उसमें। तो अभी वो संजीवनी लाए, जैसे वो सर्प रखकर उसको मुर्दा कर दिया, आप शुक्राचार्य की संजीवनी लाया है कि इसको जिंदा करेंगे। सांप ऐसा ही है अभी, लेकिन उसको जिंदा करने के लिए वो भी लाए। तो एक पानी का ऐसा हुआ। अभी क्या कर सकते हैं, पानी को आयुर्वेद ने बताया कि आपका कोई भी प्रकार का पानी, बंबई में तो शक्य नहीं है वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब टंकी करके शक्य नहीं। तो क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का पानी आया यहाँ, तो उसको उबालना है सर्वप्रथम। उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी, इसको आयुर्वेद में अमृतांबु बताया है, आरोग्याम्बु बताया है। 25% जला हुआ, 50% जला हुआ, 75% जला हुआ, इसकी कैटेगरी से। लेकिन कम से कम उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी आरोग्य के लिए श्रेष्ठ होता है, वो सबसे पहले आयुर्वेद में बताया। तो ये चालू करना है। चिल वाटर भूलकर भी नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि पानी का टेम्परेचर जो है ना, वो बॉडी टेम्परेचर को मैच होना चाहिए। यदि हम ठंडा पानी या ठंडी कोई भी चीज करते हैं, पीते हैं, खाते हैं, तो क्या होता है पता है आपको, अग्नि उस टाइम के लिए मंद हो जाती। और हमारे यहां बताया है कि आयुर्वेद का एक सूत्र है, और आयुर्वेद छोटे छोटे सूत्र में वो समझाता है कि अग्नि रक्षति रक्षिता। जो व्यक्ति अपनी अग्नि की रक्षा करता है, अग्नि जीवन भर उसकी रक्षा करता है। तो अग्नि की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए, तो बताया कि अग्नि को हम क्या करते हैं, छोटी अग्नि जल रही है, बराबर है, उसके ऊपर घी तो उसका पोषण है ना, बराबर है। लेकिन यहां दिया जल रहा है, उसके ऊपर नल खोल देंगे घी का, तो क्या होगा, दिया ज्यादा चलेगा कि बुझ जाएगा, बुझेगा, बराबर है। सेम अग्नि ऐसी हमारी, उसमें ज्यादा आहार डाल देंगे वो मंद हो जाएगी। हमारे गुजरात में तो क्या होता है पता है आपको, शादी का न्योता आता है, तो वहां पर लोग भोजन करने जाते हैं, भोजन करने जाते हैं व्यवहार के लिए, लेकिन हमेशा उसका माइंड तो ऐसा ही है, तो उसको वसूल करने के लिए जाते हैं, बराबर है कि 500 रुपया जो दिया है ना, वो वसूल करते हैं। तो क्या करते हैं, सब कुछ खाते हैं, बराबर है, चावल भी लिया, रोटी भी ली, वो भी लिया, आइसक्रीम भी लिया, उसके ऊपर चाय भी ली, मतलब ठंडा ठंडा आइसक्रीम लिया कुल, और फिर चाय भी ली और गरम गरम, बराबर है। ये सब कुछ उसने इकट्ठा किया एक जगह पर। उसके बाद हमारा रास्ते में पाला फार्मेसी वहां आ जाता है, इतना वो उल्टी हो तो उल्टी भी नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें भी जगह चाहिए बाहर निकलने के लिए, वो भी नहीं है, तो बेचैन बन जाता है, बराबर है। फिर आता है कि कोई क्रीम है लगाने का या तेल है मसाज का, तो दे दो क्योंकि पेट दर्द कर रहा है। अभी वहां का वैद्य बताता है कि भाई पैर में दर्द है तो मसाज के लिए आता है, ट्यूब आता है, ऑयल आता है, क्रीम आता है। अभी तक तो कोई कंपनी ने नहीं निकाला है कि पेट दर्द का कोई क्रीम हो, बराबर है। उसके लिए तो गोली आती है, चूर्ण होता है, गोली इजी है, गोली खा सकते हो। वो बोले गोली की यदि जगह होती तो मैं लाडू ही नहीं खाता, फिर गोली की भी जगह नहीं रखी है, तो अभी क्या होगा, वो बीमार होगा, वो अधिक खा, बराबर है। तो आयुर्वेद ने क्या बताया, अग्नि को यदि प्रज्वलित रखना है तो क्या करो, आप 4 भाग का कल्पना करो, उसमें 2 भाग सॉलिड से भरो, 1 भाग पानी से भरो, और 1 भाग खाली रखो। वायु संचरणार्थं च त्यजेत भाग चतुर्थकम। वायु संचरणार्थं च, वायु का संचरण हो इसके लिए 4था भाग खाली, तो त्यजेत भागम चतुर्थकम, बराबर। ये 4 भाग की कल्पना करो, तो क्या होगा पता है आपको, कभी भी अपचन नहीं होगा, अजीर्ण नहीं, बराबर। इसके लिए जो लोग अभी तो बता रहे हैं सब लोग, यूएसए में, कनाडा में वगैरह में, वो बोलते हैं कि हम जो भोजन करते हैं उसमें आधा हमारे लिए करते हैं और आधा डॉक्टर के लिए करते हैं, बराबर है। दुगना करते हैं तो आधा हमारे लिए, आधा पोषण उससे हमारा होता है, आधा पोषण डॉक्टर का होता है उससे, बराबर। तो वो एक खास याद रखिए कि पचन के लिए बहुत जरूरी है कि एक माप में खाना। दूसरा, आयुर्वेद में दूसरा बताए अध्यशन का, एक बार खाया तो अग्नि प्रज्वलित होती है, पचाने का काम करने लगती है।
बराबर। लाइक एक सब्जी रखी आपने गैस के ऊपर, बराबर है, हमने बताया कि 2 लोग हम आ रहे हैं, बराबर, तो आपने 2 लोगों की सब्जी बनाने के लिए रख दी। बाद में आधा घंटा हुआ, अभी वो सब्जी पक रही है आलू की, और वापस फोन आया और 2 लोग आ रहे हैं या और 4 लोग आ रहे हैं, तो और सब्जी बनानी है, तो अब और क्या करोगे, उसमें सब्जी काट कर नाखे डालेंगे, सपोज डालेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा पता है, वो जल जाएगी या पकेगी, बराबर है, क्योंकि वो पकने का उसका प्रोसेस चालू है, उसको हम पक जाने देंगे, अब ये दूसरा लगाएंगे। सेम हमारा क्या होता है, एक बार भोजन किया तो जठराग्नि पचाने के कार्य में लगती है, बराबर है। अब हम निकल गए, तो कहीं घर पे गए तो बोले नहीं आइसक्रीम तो आपको लेना है, बराबर है, तो क्या होता है हमारा व्यवहार, अब हमको लगता है कि मना किया तो उसको दुख लगेगा, उसको लगता है कि मैंने नहीं बोला तो इसको दुख लगेगा, दोनों भ्रांति में है, बराबर है, दोनों को ऐसा लगता है कि मैंने मना किया तो उसको गलत लगेगा, उसको लगा कि मैंने आग्रह नहीं किया तो इसका गलत लगेगा, और अच्छा लगता है कि माइंड का स्कैन नहीं होता है। माइंड को यदि स्कैन किया जाता तो लगभग ये समाज टिकता है, किसके मन में क्या है वो पता चल जाए मानो, तो कैसा होता है, वो विचार कर ही किया है कि इधर का कोई, सारे एक्सरे निकल गए, एक्सरे से शोध हो गई तो व्यक्ति हड्डी तक पहुंच गया, लेकिन माइंड तक पहुंचे से एक भी रेस नहीं निकले, और जिसने खोज लिए वो यहाँ रहे नहीं बाद में, बराबर है, उसने ये छोड़ा कि ये काम कर रही है। तो सबसे अध्यसन बताइए, अध्यसन किसको कहते हैं, एक बार जब आप भोजन कर लेते हो उसके बाद जठराग्नि पकाने का काम करती है, उसमें डिस्टर्ब नहीं करना है बाद में, तो मिनिमम 3 घंटे तक तो कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी खाया जाए तो उसको कहते हैं अध्यसन, वो बहुत बड़े रोगों का कारण बनता है अध्यसन, मानो एक बार खाया उसके बाद नहीं खाना है कुछ भी, उसके बाद फिर खाना है मिनिमम 3 घंटे के बाद और मैक्सिमम 6 घंटे के बाद, तो ये एक आयुर्वेद की रीति है कॉमन सेंस से। पानी की मैं बात बता रहा था, तो खास करके उबाला कर ठंडा किया हुआ पानी, ऐसे पानी का तो बहुत विस्तरण आयुर्वेद में बताया है, और पानी के कम होने पर और ज्यादा होने पर भी बहुत सारे डिसीज हुए बताया है, खास करके हमको पानी का कंजप्शन है वो सूर्यास्त से पहले 80% टू 90% हमारा कंजप्शन हो जाना चाहिए पानी का, उसके बाद 10% ही बचना चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों को बेड वेटिंग की समस्या थी, बच्चों को, कोल्हापुर से एक बच्चा है अभी उसको ठीक हो गया, ऐसे 5-7 बच्चे को ठीक हो गया, बहुत सारे डॉक्टरों ने दवाई ली थी, आयुर्वेद के डॉक्टरों ने भी दवाई लिख दी, बेड वेटिंग ठीक नहीं हो रहा था, तो हमने पूछा कि ओके बेड वेटिंग है, ओके तो उसकी दवाई क्या है, तो हमने एक तिल का प्रयोग बताया और 2 प्रयोग बताए और एक दवाई बताई, बिल्कुल सिंपल थी वो, बराबर है। दवाई कभी कभी हमको इसलिए भी बतानी पड़ती है क्योंकि उसको क्या है पता है, प्लेसिबो इफेक्ट, नहीं तो उसको लगता है मैं सोलापुर से वहां गया और एक भी दवाई नहीं दी, तो उसको कुछ लिखना पड़ता है ताकि उसको ऐसा न लग जाए कि कोई दवा, क्योंकि अभी क्या है जो सबसे ज्यादा दवाई देता है ना सबसे बड़ा डॉक्टर, बराबर, हमको ऐसा लगता है जितनी ज्यादा दवाई ना उतनी ज्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि हमने देखा कि जितने ज्यादा सैनिक उतनी अच्छी लड़ाई होती है, दवाई, बराबर है, तो पूरा का पूरा एक एक रोग के ऊपर एक एक दवाई उतारते रहते सैनिकों की तरह, तो उसको एक सिंपल दवाई दी, उसको ठीक हो गई, पहला कारण क्या था वो जानने की कोशिश नहीं की कोई डॉक्टरों ने, और ये लगभग होता है, क्या होता था पता है, वो बच्चे को बेड वेटिंग की समस्या थी, क्यों, क्योंकि स्कूल से आकर वो खेलता था शाम को, बहुत खेला 2 घंटा तो प्यास लगती थी तो वो पानी पीता था रात को 8, 8:30, 9 बजे और 2-3 गिलास, इसके लिए उसको बेड वेटिंग होता था। अब मैंने क्या किया, हमने बताया कि उसको शाम को खेलने नहीं भेजना है, 2-3 दिन रोएगा, लेकिन वो खेल आप सुबह खिला दो या शाम कुछ भी, कहीं दोपहर में, लेकिन शाम को नहीं, या फिर इंडोर गेम्स में ले जा। उसने प्रयोग किया, खेल खेला नहीं तो प्यास लगी नहीं, प्यास नहीं लगी तो पानी नहीं पिया तो उसका बेड वेटिंग की समस्या नहीं, बराबर, वो प्रोसेस ही थी पूरी की पूरी, जो उसका मूल रूट कोर्स था वहां तक नहीं पहुंचती,
तो बहुत सारे डिसीजेज ऐसे होते हैं जिसके हम रूट कोज तक पहुंचते नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा ही रूट कोज होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसी 152 वस्तु कही गई, जैसे शुभ धान्य में क्या लेना है, शमी धान्य में क्या लेना है, सब्जी में सबसे अच्छा सब्जी बताया है परवल का और जीवंती का। परवल और जीवंती है वो सबसे अच्छे है। जीवंती का एक भाजी होता है जिसके पत्ते होते हैं, उसका जो बेल होता है वो आप घर पर लगा सकते हैं। वो एक प्रकार का बेल, पता है ना, वो ऊपर चढ़ती है, हम लगाते हैं, जैसे नागरवेल के पत्ते आते हैं उस तरह की वो बेल आती है, उसके सीड्स मिलते हैं, अभी अमेजोन पर भी होंगे। जीवंती जिसको कहते हैं, खरखोड़ी जिसको कहते हैं गुजराती भाषा में, और जीवंती जिसका संस्कृत और हिंदी नाम है, उसके पत्ते होते हैं, उसके पत्ते की भाजी होती है। वो आंख के लिए बहुत ही अच्छी होती है। बराबर, जीवंती शाकम शाकाना, मतलब सब शाकों में जीवंती शाक सबसे श्रेष्ठ होता है। बाकी ऋतु अनुसार सब्जियां खानी चाहिए, जिसकी जो ऋतु है वो पता होना चाहिए हमको। बराबर है, क्योंकि बंबई में तो पहले हम ऐसा सुनते थे, गांव में पढ़ रहे थे कि बंबई के लोगों को ऐसा होता है कि कौन दूध देता है, तो भैया दूध देता है। तो उसको ये पता नहीं था कि गाय या भैंस से दूध आता है, कि वो भैया दूध देता है। तो बचपन में सुनते थे ऐसा, वहां कहानी हो गई, तब तो बंबई देखा भी नहीं था हमने, तो वो सुनते थे कि बंबई में ऐसा कहा जाता है कि, लेकिन अभी मुझे लगता है अभी बहुत लोगों को ऐसा ही है बंबई में, मतलब। बराबर है। अब दूध के बारे में मैं थोड़ा बताऊं, गो दुग्ध की बात आगे करनी है। एक आपको पता है वेगन का एक कंसेप्ट आया है, बराबर, वेगन या वीगन कहते हैं जिसको, वो बताते हैं कि प्राणीज द्रव्य नहीं लेने चाहिए। बराबर है। प्राणीज द्रव्य में उसकी गिनती, दूध की गिनती लाइक अंडे से, मच्छी से, प्राणीज से निकलने वाले द्रव्यों से करते हैं। बराबर है। लेकिन आयुर्वेद में प्राणीज द्रव्यों का भाग है दो प्रकार निकालने का, क्योंकि आयुर्वेद तो इतना गहरा साइंस है, वो मानता है कि जो आप लेते हो फूड, वो फूड जिस भाव से बनता है ना, वो इमोशन, वो इमोशन आप में क्रिएट कर रहा है। अंडा की उत्पत्ति कैसे होती है? सेक्स से। तो उसको खाने से सेक्स फीलिंग बढ़ती है, काम बढ़ता है। दूध की उत्पत्ति कैसे होती है? वात्सल्य से। बराबर, जैसे गाय में वात्सल्य बढ़ता है, किसी भी प्राणी उसमें जब वात्सल्य का भाव आता है, वात्सल्य का भाव आया, एसिटोसिन उससे जनरेट होता है, एसिटोसिन जनरेट हुआ कि उसके दूध का स्रावन होता है। तो ये दूध है वो वात्सल्य के भाव से उत्पन्न हुआ, एंड परिणाम क्या होगा उसका? वात्सल्य उत्पन्न करेगा। ठीक तरह से लिया तो इसके लिए दूध है वो आयुर्वेद में सबसे पहले दूध के बारे में बताया। और हमारे पास और कोई प्राणीज द्रव्य नहीं है जो B12 का सोर्स हो, कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स हो, तो ऐसा मात्र एक दूध है। और वो एक दूध भी छूट गया तो मानो बहुत सारे रोग होने की हमको संभावना बढ़ जाए। लेकिन आजकल जो हम दूध पी रहे हैं वो एक्चुअली आयुर्वेद की दृष्टि से वो दूध नहीं। बराबर है, क्योंकि उसमें 3 प्रोसेस होती है। एक तो पेस्चुराइज होता है, एक स्टरलाइज होता है, और तीसरा जो होता है वो घातक होता है बहुत ही, वो ब्लीचिंग करते हैं उसको। ब्लीच करते हैं, ब्लीच करते वक्त क्या करते हैं, सब दूध का कलर एक तरह का होना चाहिए। तो आज से आप 10 साल पहले का किसी भी कंपनी का पैकेट खोलोगे, उसका दूध का कलर और आज के दूध का कलर सेम होगा, और हमको ऐसा लगता है कि कलर सेम है मतलब बढ़िया है, क्यों? एक ही कलर का है। तो एक ही कलर का नेचुरल नहीं है दूध, दूध का हर एक ऋतु में कलर अलग अलग हो जाता है। लेकिन एक कलर का करने के लिए ब्लीच करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, और इसके कारण दूध में आयुर्वेद में जो बताए गए वो गुण नहीं देते हैं, तो उसको दूध नहीं कहा जा सकता है। तो उसके ऊपर जो दूध लिखा है एक्चुअली वो आयुर्वेद की दृष्टि से दूध नहीं है, वो चला हुआ है। और ऐसा एक इतिहास में भी उदाहरण मिलता है, आपको पता होगा शायद, द्रोणाचार्य पढ़ा रहे थे, बराबर है, वो पढ़ा रहे थे तो वो सब राजकुमारों को दूध मिल रहा था। उसका बेटा था, वो मांगते नहीं थे, तो दूध उसको नहीं मिल रहा था, तो उसने दूध मांगा कि दूध दो।
बराबर है। तो उसकी माँ ने देखा कि दूध तो है नहीं, अब क्या करें। तो क्या हुआ पता है आपको, एक आटा लिया किसी का, ज्वारी का वगैरह का, उसमें पानी डाला, उसको हिलाया, बराबर है, और उसको बोला ले बेटा ये दूध है। उसको इतना विश्वास था तो वो पी गया, उसको लग गया ये दूध है, बराबर है। ये 5000 साल पहले की कहानी वापस वापस नए फॉर्म में, नए रूप रंग में आ गई। अभी क्या किया, अभी पैकेट में बताया, उसी तरह से ये सभी जो अश्वत्थामा है तो उसको बताया गया कि ये दूध है, बराबर है, क्योंकि गाय उसमें गाय का ड्राइंग किया हो गया है, एकदम गाय बढ़िया से उसका 3D मॉकअप लेकर लगाया गया, और उसके पास एक बाला खड़ा है। तो हमको लगा कि नहीं ये सही में गाय का, तो हमने सर्च किया तो आयुर्वेद में लिखा ओ गाय के तो कितने दूध के गुण है, विटामिन ए है, वो है, वो है, वो है, तो हमने वो ले लिया, लेकिन वो तो अश्वत्थामा वाला दूध था, मतलब तो ये दूध है और है। तो कहीं पर भी आपको गाय का दूध मिले उसका प्रतिदिन सेवन करना है। अच्छा, दूध का एक ध्यान रखना है, वो ग्लास फुल नहीं पीना है। दूसरा क्या हो गया पता है, ज्यादा दूध पीने लगे, दूध का एक माइनस ऐसा है कि वो अजीर्ण करता है तो ज्यादा बचता नहीं, तो उसको कफ, उसकी मात्रा बताई है ऑलमोस्ट 1 कप या 1.5 कप, उससे ज्यादा दूध नहीं पीना, नहीं तो दूध का अजीर्ण होता है। मतलब कोई भी वस्तु जरूरत से ज्यादा हुई तो आयुर्वेद मानता है कि अमृत भी यदि मात्रा से ज्यादा लिया जाए तो वो जहर बन सकता है, और जहर भी योग्य समय पर योग्य मात्रा में लिया जाए तो अमृत बन सकता है। इसके लिए आयुर्वेद ये सिद्धांत में मानता है नास्ति द्रव्यम अनौषधम, कोई भी वस्तु का यूज नहीं है ना, ऐसी एक भी वस्तु है ही नहीं जगत, किसी ना किसी का यूज है। राजवेद जीवकाचार्य पढ़ने के लिए गए आत्रेय के पास, तो क्या किया पता है, पहले की परीक्षा आयुर्वेद में ऐसी होती थी, अभी की तरह नहीं होती थी, नहीं तो कॉपी करने का पूरा चांस था, और ऑप्शन में निकाला तब तो हो गया। जैसे आप लेकर आए और नाड़ी देखी और किडनी का रोग, तो वो विचारेगा ये तो मैंने ऑप्शन में निकाला था, मतलब मैंने तो हार्ट पर ही काम किया था, किडनी का तो ऑप्शन में निकाल दिया था क्वेश्चन, तो कैसे चलेगा, बराबर है, तो वो चिकित्सा नहीं कर पाएगा ना। तो ऐसी चीज, ऐसी परीक्षा नहीं थी, वो क्या था, परीक्षा साल पूरा हुआ, उसके बाद उन्होंने देखा कि तूने पूरा औषधि का ज्ञान ले लिया, वनस्पति का ज्ञान ले लिया, वो बोले ओके, बोले कि अब ऐसी औषधि ढूंढ कर ला कि जिसका कोई उपयोग न हो, बराबर है। तो अभी गए वो, 4 साल हुआ था, थैली भर कर लाए, थैली भर कर लाए, तो गुरुजी ने कहा भी रुक जा तू, बराबर है, अभी देख। फिर 1 साल, 1 साल पढ़ाया, फिर परीक्षा हुई कि अभी फिर से यह परीक्षा की कि जिसका कोई उपयोग न हो ऐसी औषधि ला तू। तो वो थैली में से छोटी को मतलब पन्नी हो गई इतनी सी, बराबर है, मतलब उसका ज्ञान आ गया इसको, जो पहले वेस्ट डाल दी थी उसको पता चल गया इसका भी ज्ञान है। धीरे 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 अंतिम साल ऐसा रहा कि उसको बताया एक औषधि ऐसी ना जिसका कोई यूज, वो गए, घास देखा, वो देखा, उसको पता चला इसका तो ये उपयोग है, इसका तो ये उपयोग है, इसका तो ये उपयोग है। बहुत ढूंढा, मिला ही कहीं पर भी नहीं मिला। अंत में हो गए कि ऐसी कोई मिली ही, नास्ति द्रव्य मनुष्य, वो बोले अब तेरी पढ़ाई पूरी हो गई, अब तूने पूरा का पूरा पढ़ लिया, क्योंकि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका उपयोग। तो इसके लिए दूध पीना है कितना, मात्रा, मतलब आधा कप सुबह या शाम को, लेकिन सबसे उत्तम है रात्रि को। वो नहीं ले सकते हैं तो आप सुबह भी पी सकते हैं, लेकिन आधा से पौना कप। अच्छा, दूध का एक और जान लीजिए, दूध के साथ कुछ भी खाना, वो मतलब पीना ही है उसको। जो भी चीजें पीने की बोली गई ना, उसके साथ खाने को नहीं जोड़ना है। मतलब आप सॉलिड वस्तु लिक्विड के साथ लेंगे ना, तो सॉलिड वस्तु को चबा नहीं सकेंगे, लिक्विड उसके साथ अपने आप उतार देगी साथ में, और वो उतार दिया तो सॉलिड वस्तु चबाई नहीं तो आपको अजीर्ण होगा, बराबर है। सॉलिड वस्तु का क्या है, उसको चबाना है, और लिक्विड वस्तु का स्वभाव निगल जाता है। तो कोई कोई लोग क्या है कि दाल के साथ रोटी निगल जाते हैं, क्योंकि रोटी खाई, अब दाल पी तो रोटी चली गई, ऐसे ही दाल गई तो उसके साथ रोटी को भी लेते गई, जैसे कैप्सूल चली गई ऐसे रोटी चली गई।
तो वो अजीर्ण का एक कारण है। मतलब आयुर्वेद में बताया गया है कि सॉलिड वस्तु खाते हैं तब लिक्विड आप कम से कम यूज करो, क्योंकि सॉलिड को चबाना है, लिक्विड को पीना। इसके लिए भगवान ने 4 गीता में बताए हैं। पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार की प्रोसेस अलग अलग होती है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, चोष्य लेह्य भोज्य पेय, ये 4 प्रकार से पचता है। जैसे आहार पचता है इस तरह से च्यवनप्राश नहीं पचता है, जिस तरह से च्यवनप्राश पचता है उस तरह पानी नहीं पचता है। हर एक के घंटे अलग अलग है, वो हर एक की प्रोसेस। इसके लिए वो 4 प्रकार है, 4 प्रोसेस होती, इसके लिए उन्होंने बताया पचाम्यन्नम चतुर्विधम, चतुर्विध 4 प्रकार से पचा। तो ये बहुत महत्व का है दूध का विषय। तो दूध के विषय पर हम लेंगे तो कम से कम एक तो विकृत दूध से बच पाएंगे, उसके बाद बहुत सारे डिसीज से हम बच पाएंगे इसको मात्रा में उपयोग करके, बहुत सारे न्यूट्रिशन हमको मिले। अंतिम बात, एक विरुद्ध आहार से बचना है। विरुद्ध आहार आयुर्वेद में गिनाया गया है कि 2 वस्तुएं जो उत्तम होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दोनों को पटता। मनुष्यों में भी ऐसा होता है, 2 अच्छे आदमी हो सकते लेकिन उसको पटना जरूरी नहीं, क्योंकि 2 अच्छे आदमी अपनी अपनी जगह पर है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, तो सबके साथ सबकी मैच नहीं हो सकती। तो 2 अच्छे पदार्थ, एक फल और एक दूध, दोनों उत्तम है, लेकिन दोनों यदि साथ में खाए तो जहर, उसको कहते हैं विरुद्ध आहार। जहर का वर्णन किया गया, उसमें अलग अलग प्रकार के जहर गिनाए गए, बराबर है। अलग अलग प्रकार के जहर गिनाते 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 अंतिम में उसी प्रकरण में बात आई विरुद्धम चाप्याहारम विद्याद विषगरोपम। मतलब जहर की बात की, अब जहर जैसा क्या है उसकी हम बात करें, लाइक पॉइजन, बराबर है। तो इसके जैसा क्या है तो बताया विरुद्धम चाप्याहारम विद्याद विषगरोपम। विरुद्ध आहार विष जैसा है, मतलब फ्रूट शेक, फ्रूट जूस, दूध के साथ किसी भी प्रकार का फ्रूट, दूध के साथ का प्याज, दूध के साथ का लहसुन, दूध के साथ का खट्टी चीजें, वो सारी की सारी बहुत सारे रोग करती है। और सौराष्ट्र में हमने बहुत सारे कैंप में ये देखा है कि बहुत सारे डिसीज, स्किन डिसीजेस तो केवल एक के कारण ही होते हैं, वो लोग विरुद्ध आहार करते हैं रोज, बराबर है, क्योंकि वो साइंटिफिक वे से सोचते हैं। गुरुजी के पास एक वैज्ञानिक आया था जिसकी चिकित्सा, वो एलर्जी थी उसको, मतलब मीठी नहीं रही थी, सर्दी बहुत हो रही थी, कफ हो रहा था। साइंटिस्ट था, एमएससी पास हुआ था और कहीं लैब में काम कर रहा था। तो वो बोले मैंने पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, तो उसी हिसाब से मैं आहार विहार करता हूँ। तो वैद्य तो उसको दवाई दे देते थे, डॉक्टर दे देते थे। तो गुरुजी ने पूछा क्या क्या, तो उसने बताया कि मैं पूरा विटामिन का थियरी पढ़ा हूं, उसमें दूध में विटामिन सी के अलावा पूरे विटामिन है, तो मैं दूध ले लेता हूं 1 गिलास। फिर बोले विटामिन सी बचा, तो उसका सबसे बड़ा सोर्स है ऑरेंज, तो 1 गिलास ऑरेंज जूस ले लेता हूं, तो सारे विटामिन हो गए, मतलब बराबर है। लेकिन वही एलर्जी का कारण था, क्योंकि वो दोनों विरुद्ध थे, एक खट्टा है, एक मिल्क है, बराबर है, दूध है, तो वो विरुद्ध आहार है। तो ऐसे बहुत सारे विरुद्ध आहार, कम से कम 104 प्रकार के विरुद्ध आहार बताए, 104 टाइप की वस्तुएं। अब देखो उनका नॉलेज कितना होगा, एक एक पदार्थ के ऊपर उसका कैसा प्रोसेस अंदर जाकर होता है ना, वो उन्होंने देखा कि ये जाकर ऐसा ही होता है, ये जाकर ऐसा ही होता है, और वो दोनों विरुद्ध हो जाते हैं। तो ये विरुद्ध आहार का वर्णन आया। हमको भी इसको जानना है, बच्चों को तो खास उससे बचाना है कि जहां जहां पर हमको लगे तो कुछ पूछना है या फिर कुछ भी, तो पूरा का पूरा लिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं, गूगल में भी ये होगा, हमारे वीडियोस भी है उसमें, यूट्यूब के ऊपर विरुद्ध आहार करेंगे तो मेरा पौने घंटे का वीडियो है एकेडमिक आयुर्वेद, मतलब शास्त्रोक्त आयुर्वेद चैनल पर, बराबर, उसमें ये मिलेगा। तो ये बहुत ही आपको एक जानना है, उसको सीखना है, उसको समझना है, ताकि हम आहार का बेस्ट यूज कर सके, बराबर है। अब आगे अंतिम बात,
एक बात पढ़ने आगे विष प्रकरण में आते आते ही अभी हम बात कर रहे थे, एक शंका विष का वर्णन किया जो आज के समय में बहुत उपयोगी है। और आज के जो डिसीजेज है ना, वो बहुत सारे इसके कारण है। उसमें वो बताते हैं, जहर की बात बताते बताते, कि पहले का समय था, घनघोर अंधेरा था, सूरज उगने ही वाला था, एक किसान जा रहा है खेत में से, जंगल के रास्ते में से, उसको लोहे की कील लगी। लोहे की कील लगी, थोड़ा आगे गया, बराबर सूर्य उगा, उजाला हुआ, खून बह रहा है उसके पेट से। पीछे देखा उसने, क्या हुआ क्या, उसको दर्द करने लगा था। पीछे देखा, कोबरा है। भागा वहां से वैद्य के पास। वैद्य के पास जाकर बोला कि मुझे कोबरा ने काटा है, वो वहां है। उसने देखा, नाड़ी देखी, सब कुछ देखा। देखते देखते तो वो मर गया वहीं पर। वैद्य को प्रश्न हुआ, उसने देखा ये तो दंश नहीं है, क्योंकि जब दंश देता है तो उसके दो दांत दिखते हैं, ये तो कील का निशान है, मतलब इसको कुछ लगा है। तो वो बोले कि वो कहां से आया था, उस रास्ते पर गया तो वास्तव में वहां खून भी पड़ा था और कील भी थी। तो इसने निश्चय कर लिया कि यही कील उसको लगी। बराबर है। तो प्रश्न ये हुआ कि कील में जहर नहीं था, वो मर गया, उसको जहर हुआ कोबरा का, तो वो जहर कहां से आया फिर? कील में तो था नहीं जहर। बराबर है। अच्छा, शरीर में जहर है तो किसने तैयार किया? हमारा बॉडी तो तैयार नहीं कर सकता है, वो खून तैयार कर सकता है, धातुएं तैयार कर सकता है, पॉइजन तैयार नहीं कर सकता। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रूल से, उसके हिसाब से अपना शरीर जहर तैयार नहीं कर सकता। तो ये किसने किया? अभी रशियन साइंटिस्ट भी जो लोगों को फांसी देनी होती इस पर प्रयोग करते, इस पर ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं कि तुझे एक इंजेक्शन दिया जाता है पॉइजन का, और ग्लूकोज का या किसी का भी इंजेक्शन दे देते उसको, और उसको ये बता दिया कि ये पॉइजन का है। उतना उसको गहराई से 10-15 दिन पहले उसका होगा कि तुझे जहर का इंजेक्शन दिया जाता है, और दिया गया और वो भी मर गया, क्योंकि मन ने उसने मान लिया। रशिया में ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। सुश्रुत मुनि के हजारों साल का प्रयोग और वहां का प्रयोग सेम है। तो वहां पर बताया ये विष मन ने तैयार कर, और वहां पर जो सर्प की कल्पना की होगी मन ने, वो सर्प का जहर उसमें निकलेगा। मतलब उसमें यदि कोबरा से भयभीत हुआ होगा तो कोबरा का निकलेगा। मन के पास कितनी ताकत, तो उसको सुश्रुत संहिता में शंका विष कहा गया। शंका विष अर्थात डाउट हुआ आपको विष का, या निश्चय हुआ कि या यही विष मुझे चढ़ा है, तब न चढ़ता हुआ विष भी उत्पन्न हो जाएगा। मन की इतनी शक्ति। तो आयुर्वेद में भी इसका बहुत बड़ा वर्णन आया। शंका, पहले इसको लोग समझते नहीं थे, लोग इसको गप समझते थे, लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा, जैसे जैसे पता चलता गया कि हाँ, माइंड का इतना बड़ा रोल है हमको स्वस्थ करने में, डिजीज होने में। आज हम अनेक प्रकार के रोग से पीड़ित हैं। क्यों? क्योंकि माइंड की वजह से। हमको एक लगा दिया है कि 12 घंटे 14 घंटे काम करना है, कोई कहता है कि 16 घंटे में काम करता हूं। तो उतना काम करने के लिए न तो ये शरीर मिला है, न तो ये माइंड मिला है। ज्यादा काम करना इसके लिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट इसीलिए मर जाते हैं। वो काम पे लग जाते हैं, नहीं खाना खाते हैं, नहीं ठीक से सोते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर जो 100 साल का काम होता है उसको 50 में पूरा करना होता है, लेकिन वो 40 में चले जाते हैं। बराबर है, क्योंकि आहार विहार का नियोजन माइंड का वो नहीं करेंगे तो हार्मोनल बैलेंस नहीं होगा। तो आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में इसके बारे में कि इसके लिए मन का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। क्या करें इसके लिए? तो आयुर्वेद में 2 प्रकल्प है, एक तो स्वस्थ वृत्त और एक सदवृत्त। स्वस्थ वृत्त का पालन करने के लिए बताया दिनचर्या, ऋतुचर्या वगैरह। बराबर है। और डिटेल में आपको समझना है तो हमारे शास्त्रों का आयुर्वेदा चैनल पर सभी टॉपिक के ऊपर वीडियोस एवरी सैटरडे को 9 to 10 हम वो सिखाते हैं लाइव। एक सेकेंड, यदि
हार्मोनल बैलेंस रखना है तो क्या करना होगा? तो उसके लिए आयुर्वेद में बताए सद्वृत्त। ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, गुस्सा, उसको कम से कम करते जाना। अभी हमारी परिस्थिति कैसी हो गई है, समाज की सिस्टम कैसी होती गई, इनडायरेक्टली हम वो सब सिखाते हैं जो नहीं सिखाना चाहिए बच्चों को। लाइक अभी हम कोई दोनों भाई शिफ्ट होते हैं, बराबर है, गांव से सूरत या बंबई, बराबर है, दोनों साथ में आए, 5 साल हो गए। एक क्या करता है, बीएमडब्ल्यू ले लेता है, एक साधारण नौकरी करता है। इसने बीएमडब्ल्यू ली तो मिठाई का पैकेट लेता है वहां देने की, तो मौसी के यहाँ जाते मिठाई देने, खुशी से नहीं जाते, क्या करने जाते, पूछे जलाने। वो इनडायरेक्ट ऐसा कहते हैं कि देखो हमने ये कर दिया, आप कुछ नहीं कर पाए। तो वो मिठाई लेकर जाते, उसका ऐसा होता है कि मैं इसको दिखा, तो वो वहां पर दिखाने के लिए जाते, मिठाई देते, वो रात को सब होते हैं घर पर, इसके लिए रात हो जाती। तो इसके लिए वो सब बैठे होते, उसको बताइए ये सभी मैंने लिया, वो हुआ, तो वो भी कहते हैं कि वो हो धन्यवाद आपका, कितना अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, सब कुछ बड़े बड़े शब्द यूज कर देते हैं वहां पर, क्योंकि बोलना ही है केवल। तो इसके लिए वो अभिनंदन आ देते थे, बच्चा वो देख रहा है, वो चले जाते हैं। अब पेंडा मोट में मुंह में डालता है, आयुर्वेद की दृष्टि से तो उसका टेस्ट मधुर है, लेकिन उसको मधुर नहीं लगता, कड़वा लगता है उसको, बराबर है, क्योंकि वो यहाँ का नहीं लगता, यहाँ से लगता है वस्तु। तो कहते हैं कि लोन पर लिया होगा, रोल कर रहा है गाँव का, वहां से भाग कर आया था, बच्चा वो देख रहा है, बराबर है, तो वो भी खाते खाते उसकी बुराई कर रहा है, वो आया तब कॉन्ग्रेचुलेशन गया, ऐसा ही आदमी है। गांव में भी रोल बहुत लोगों का किया था, सिटी में भी चालू कर दिया है, बराबर। तो ये पूरी समाज व्यवस्था में हम ये देख रहे हैं। उससे कारण क्या होता है, वो किसी का नुकसान नहीं करता है, अपना ही नुकसान सबसे ज्यादा हो सकता है। उसको पता नहीं है कि वो खुद अपने रोगों को न्योता दे रहा है। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि ये सारे जो दोष है उससे आप धीरे धीरे बचो, स्ट्रेस कम लो, ध्यान बराबर करो, जप करो, हेल्थी लाइफस्टाइल जियो। आप तो अच्छा है कि अलग अलग जगह से अच्छे ग्रुप से आते हैं, तो ध्यान, भजन, भक्ति, जहां पर भी आपकी श्रद्धा हो, ये सबका बहुत बड़ा रोल है हमको मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का। तो ये सद्वृत्त का वर्णन इतना है। अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। ओके, तो बहुत सारी चर्चाएं इस पर हुई, खास करके हमने 2 बातों को आज कवर किया, एक स्वस्थ वृत्त को, एक सद्वृत्त को। उसमें आयुर्वेद का जो जनरल नॉलेज था वो थोड़ा हमने प्रथम भाग में देखा, इसके आगे पार्ट 2 है, बराबर है। तो आगे हम पार्ट 2 की बात आगे आने वाले विषय पर करेंगे, वो शिविरों में हम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे माइंड का मैंने आज बताया है, वो केवल मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, उसकी विशेष शिविर हम गोविंद प्रभु जी और हम करने वाले हैं, जिसमें आपको हम उसको कैसे माइंड को अच्छा रखने के लिए कौन सा आहार चाहिए, कौन सी औषधियां चाहिए, और आयुर्वेद में उसके बारे में क्या बताया गया है, वो हम पूरा का पूरा लेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। हाँ जी जी, हाँ यस, हाँ चालू करें कोई। हाँ यस, आप दूध की बात कर रहे थे कि गाय का दूध इज द बेस्ट, हाँ। लेकिन आई डोंट नो यहाँ पे नेचुरल गाय का दूध विदाउट हार्मोन्स कहीं भी मिलता होगा? हाँ, मैं गाय का दूध बता रहा था, लेकिन वो डिमांड खड़ी होगी यदि, तो कहीं ना कहीं सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो होता है ना, वो डिमांड के ऊपर होता है। यदि डिमांड ग्रुप करेगा या कोई बड़ी मात्रा में, तब तो वो हो सकता है, मतलब ऐसा अशक्य नहीं है। बहुत सारे सिटीज में ये हो रहा है, मतलब मिल रहा है अच्छी गौशालाओं से, अच्छी जगह। मेरे ख्याल से इसको उनके आसपास भी कहीं पर है कोई। हम पावना में 2 साल रहे थे, ओके। और एग्जैक्टली घर के बाहर ही ये गौशाला थी। हाँ। पूरे 2 साल उनको जो गाय खाती है वो हाउ डू से ग्रेजिंग करके हाँ खाती थी, लेकिन अभी हम वापस जा रहे हैं वहां पे, तो उनका खाना एक जगह से आता है, वो ही उनको खाना है जी। सो ये जैसे आप बोल रहे हैं दैट यू नो कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड एंड ऑल, लेकिन ये बहुत सारे सिंपल लोग भी जो थे, जो नेचुरल बनाते थे, जी उनके ऊपर भी अभी रूल्स आ रहे हैं कि आपको यही उनको खिलाना जी जी, वो सही बात है आपकी। तो उसमें तो ओके, हम उसका कर, लेकिन वो आएगा गाय का, तो उसमें कुछ तो नहीं, खाने का तो प्रॉपर रखेंगे तो ओके है, लेकिन उसके अंदर की जो प्रोसेस है ना,
उससे वो आएगा तो कुछ गुण तो होगा, भले वो खिलाने में कुछ वो ऐसा वैसा खिलाए, मतलब चारा से लेकर सब कुछ, लेकिन ओके उसमें वो कम खराब। क्योंकि जब अच्छे का ऑप्शन नहीं होता है तब हम दूसरी जगह जाते हैं कम खराब, तो उसके लिए वो बहुत उपयोगी न हो लेकिन वो उपयोगी तो। जी थैंक यू जी। हाँ जी जी, पानी का आपने बताया था। हाँ जी जी, पर हमारी मम्मियाँ जो है रहती थी वो 12 ही महीने मिट्टी के बर्तन में पानी डालती, जैसे माठ बोलते हैं हम लोग। हाँ और मैंने सुना था कि गर्मी में मिट्टी के बर्तन में पानी पीना चाहिए, बारिश में कॉपर के बर्तन में, और गर्मी में चांदी के बर्तन में। ये कितना सही और कितना मतलब उसके अलग अलग प्रकार है, जैसे वो उनका ऐसा कहना है कि ऋतु का संबंध इसके जैसे लाइक हम ठंड में मिट्टी के बर्तन में पीते हैं, ठंडी में हम कॉपर के बर्तन में पीते हैं, और गर्मी में हम चांदी के बर्तन में पीते हैं। ओके, तो अभी तो क्या है, दो ही जैसे यहाँ पर दो भाग है। एक तो मिट्टी के घड़े में पानी पीना है, वो ओके मतलब बराबर है। और दूसरा जो शीत कटिबंध वाले हैं, मतलब ठंड वाली जगह पर है, वो कॉपर में या स्टील में भरकर पी सकते हैं। उत्तम है तांबा, मतलब जो कॉपर का है वो उत्तम है, बेस्ट है पानी। और दूसरा मतलब मिट्टी का है। ये दो अभी प्रसिद्ध है, मतलब चांदी तो अभी प्रसिद्ध नहीं है इसके लिए। हाँ, तो ये दो में पी सकते हैं कोई, ठंड की ऋतु में उसमें, गर्मी की ऋतु में उसमें। और किसी की कफ प्रकृति है तो पूरा मतलब ऋतु, सभी ऋतु में वो कॉपर में पी सकता है। कॉपर में एक बात याद रखना है आपको, जब गर्म करना है तब कॉपर में नहीं करना है। वो स्टील के बर्तन में कर सकते हैं या वो किसी बर्तन में कर सकते हैं, कॉपर में गर्म नहीं करना है पानी को। हाँ हाँ जी हाँ यस आप તાંબાનું પાણી ડેઈલી પી શકાય તાંબામાં? હા તાંબાનું પાણી ડેઈલી પી શકાય, એમાં કઈ વાંધો નથી। લોકો સવારે શું કરે, રાત્રે પલાળી નાખે અને સવારે પછી પીવે છે, એટલે रात को भरकर रख देते हैं और सुबह पीते हैं। पूरा दिन भी भरकर रखकर पी सकते हैं। બસ થઈ શકાય। हाँ हाँ वो पी सकते हैं। हाँ इससे कोई ऐसी किताब है जो जो, जो आपने बात की कॉमन सेंस फूड ईटिंग हैबिट, जो हम सुन रहे हैं तो लगा हम सब गलती कर रहे हैं। हाँ बरोबर अच्छा सही कर ही नहीं रहे, हाँ। हम उसको समझ ही नहीं, सुना भी नहीं है, और हाँ। उसने बताया भी नहीं है। हाँ जी कॉमन मैन जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए हाउ टू स्टार्ट, कहाँ से शुरुआत करें? हाँ। सिंपल किताबें जो है इंग्लिश में कहीं पे भी हाँ जी हाँ जी सीख हाँ बहुत सारी पुस्तकें हैं आयुर्वेद में, आयुर्वेद की। उसमें जैसे मैं बताऊं तो एक बापालाल वैद्य है, उसकी एक पुस्तक है दिनचर्या। वो बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें डिटेल दी है, वो लगभग उसका इंग्लिश में अनुवाद हो गया है। हाँ बहुत फेमस राइटर थे वो, चांसलर थे यहाँ पर सूरत में और एक बार बोलो। यूनिवर्सिटी। दिनचर्या पुस्तक है, बापालाल यही नाम होगा। आप यदि उसमें गूगल पे देखोगे तो उसका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा। का नाम क्या है? बापालाल? बापालाल वैद्य, जिन्होंने आदर्श निघंटु लिखा है। अभी के सदी से के जो 10-15 श्रेष्ठ वैद्य है उसमें एक बापालाल बापा है। मतलब सूरत में जो एक कहते हैं कि एक ज्ञानी और धनी, आप एक नियम याद रखना, ज्ञानी और धनी आमने सामने आ जाए तो महाभारत घटित होता है, लाइक द्रुपद और द्रोण। ज्ञानी और धनी आमने सामने आए तो महाभारत घटित होता है, और ज्ञानी और धनी साथ साथ आ जाए तो रामायण की रचना होती है, लाइक रघु और वशिष्ठ। ये दोनों साथ में चलने चाहिए, ये दोनों यदि आमने सामने है तब लोगों को आनी है, क्योंकि एक की भी शक्ति का यूज नहीं होगा। उसको सब मूर्ख मिलेंगे और इसको सब चढ़ाने वाले ज्ञानी को बातें करने वाले मिलेंगे, कुछ देगा नहीं कुछ भी, बराबर, और उसको सब मूर्ख बनाने वाले मिलेंगे। तो दोनों साथ चले, दो शक्तियां हैं, धन की बहुत बड़ी शक्ति है और ज्ञान की भी बहुत बड़ी शक्ति है, वो दोनों साथ में आती है यदि तो क्रांति घटित होती है। बापालाल बापा और आत्मानंद सरस्वती, बराबर है, ये ऐसी जोड़ी थी। बापालाल बापा कहते थे आयुर्वेद में ये कंसेप्ट करना है मुझे,
आत्मानंद सरस्वती मतलब उसके नाम की आज फार्मेसी है आस्फा, सूरत में आत्मानंद सरस्वती आयुर्वेदिक फार्मेसी, इसके लिए उसका नाम आस्फा है। उन्होंने आयुर्वेद कॉलेज खोली है, नाजर यूवी नाजर आयुर्वेद कॉलेज, सूरत रेलवे स्टेशन के पास। वो सन्यासी, उनके पास बहुत बड़ा भक्तवर्ग था। बापालाल बापा उनके मेंटर थे। वो कहते थे कि आयुर्वेद के क्षेत्र में ऐसा करना है, तो वो भक्तों को तैयार करते थे। उनके नाम पर आज फार्मेसी है, आज आयुर्वेद की कॉलेज है। और बापालाल बापा ने जितने भी विषय जो आयुर्वेद के लुप्त हो गए थे, एक आत्मानंद सरस्वती जी ने कहा कि आप अर्जुन बनो, मैं कृष्ण बन जाता हूं। मतलब आप आगे रहो, मैं तुमको सब कुछ व्यवस्था कराता हूँ, क्या कुछ करना है। तो बहुत कुछ व्यवस्था की मतलब आत्मानंद सरस्वती जी ने। और बापालाल बापा ने भी अपना पूरा जीवन आयुर्वेद में डाल दिया। मतलब जो जो आयुर्वेद के लुप्त प्राय कंसेप्ट हो गए थे, वो पूरे के पूरे साइंस के साथ, मॉडर्न साइंस के साथ उन्होंने ये उतारा कि मॉडर्न लेखक क्या बता रहे हैं आज के टाइम पर, कौन सा विदेश का लेखक क्या बता रहा है। उसने इसके लिए 15 लोगों की टीम रखी थी रिसर्च के। उसको ये कहती थी कि मॉडर्न में इसके विषय पर क्या बताया है, इसके विषय पर क्या बताया है। तो बापालाल बापा ने अभी के समय पर वनस्पति के गुण दोष, अभी के जो वनस्पति है, जैसे चाय बाद में आई, तो उसके क्या गुण है और क्या दोष है। हम ये नहीं कह सकते कि उसके कुछ नहीं, कचरा है, ऐसा नहीं कह सकते। जो भी कुछ नया आता है उसके गुण और दोष दोनों बताने होते हैं निघंटु को। बराबर, कॉफी आई बाद में, तो उसका क्या गुण क्या दोष, तभी आप उससे होने वाले रोग को समझ पाए। उसका क्या साइड इफेक्ट है और क्या उसके औषधीय गुण है, वो दोनों समझ पाएंगे। तो उसका पूरा का पूरा निघंटु लिखा, उसको कहते हैं आदर्श निघंटु। वो मॉडर्न निघंटु मतलब अभी के जमाने का वो निघंटु है। जैसे भाव मिश्र जी ने उस समय 16वीं सदी में लिखा था भाव प्रकाश निघंटु। उस समय की जितनी भी औषधियां थी जो बाहर से यहां आई, लाइक टमाटर बाहर से आए, आलू बाद में आए, ये सभी यहां नहीं उगते थे, ये बाहर से आए। उसके बाद उगते उगते इन्होंने ये वातावरण को सात्म्य कर लिया। जैसे अभी हम गए ना, यहाँ पर हम लोटा लेकर मुंबई आए, बराबर है, यहाँ ये वो गुजराती लोग यहाँ ऐसे ही आए लगभग, फिर मुंबई को अपना बना लिया। फिर यहां से लोग वहां पर गए, साउथ अफ्रीका, केन्या, युगांडा, और वहां भी वो सेठ बन गए। बराबर है, क्योंकि जींस में सेठ बनने का था। तो चाहे साउथ अफ्रीका हो चाहे कुछ भी हो, बन गए ना वो लोग, वो मजदूरी रहे वहां पर। तो ये होता है कि कोई कोई स्वभावतः ऐसा होता है, पुस्तक नहीं है तो भी वो ज्ञानी, बराबर है, यूनिवर्सिटी नहीं है तो भी वो मेंटर, उसको कोई जरूरत नहीं है। मतलब बराबर है, स्वयं एवं मृगेंद्र था। मतलब सिंह का कोई उसका अभिषेक नहीं करता है कि लो अब राजा, आप बस पूरी 400 सीटें आ गई है, आप राजा हो, ऐसा नहीं कहता है। वो स्वयं एवं मृगेंद्र था है। तो बहुत ही अच्छे वीडियो हुए और आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम रहा उनका। उनकी दिनचर्या पुस्तक आप अवश्य पढ़िएगा। और दूसरा आदर्श निकंटु जी, अभी का प्रश्न जी। हाँ जी, आप पूछना था हाँ। कि ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस और वो जो जॉइंट्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है दैट बिकॉज ऑफ विरुद्ध आहार, तो वो कितना %? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑस्टियोपोरोसिस है, रूमेटोइड आर्थराइटिस है, रूमेटिज्म है, क्या जॉइंट्स पेन है, किसी भी प्रकार के इस तरह के रोग है, उसको आयुर्वेद में अस्थि विकृति कहा गया है। बराबर है। और वात रोगों के संबंध, वात रोगों की गणना में भी इसको लिया गया है। तो आयुर्वेद दो रीत से विचार करता है, दोष और धातु से। उसमें ये हड्डियों के संबंधित है और दूसरा वात यानी कि हमारे शरीर में जो वायु, उसके संबंधित है। वो विरुद्ध आहार उसमें एक मैटर करता है, बराबर है। दूसरा उसका छोटा सा रोल है ऐसे रोगों में। सबसे बड़ा रोल जो होता है ना, वो हमारी जो दिनचर्या है उसमें अस्थि धातु को पोषण नहीं मिलता है। बराबर है। कैसे कैसे मैं बताता हूं। जैसे पहले का कार्य क्या था हमारा, दुकान थी तो वहां सूर्य आता था, पूर्व दिशा की ओर दुकान का मुख होता था। गांव में आप देखेंगे तो धंधा की जो जगह थी जहां व्यापार होता था वो खुली होनी चाहिए, सूर्य सीधा आना चाहिए। बराबर है। तो इस तरह से व्यापारी हो या किसान हो या सब सूर्य के संपर्क में थे। बराबर है।
तो वो पूरा का पूरा वो ऐसा स्ट्रक्चर था कि हर एक व्यक्ति को सूर्य मिलता था। अभी हमारी नगर रचना कैसी हो गई, अभी हम घर पे भी है तो सूर्य हमको नहीं कर सकता है, मतलब देख नहीं सकता है। असूर्य पश्या राजद्वार ऐसा होता था। पहले राजा का रानी लोग होते थे, वो सूर्य उसको नहीं देख पाता था। आज लगभग सब रानियां हैं, बरोबर है, क्योंकि यहाँ ऐसी ऑफिस में बैठे तो सूर्य का दर्शन नहीं होता है। बराबर, क्या तकलीफ होती है उससे? जो सूर्य की किरणों से हमको पोषण मिलना चाहिए अस्थि में, उससे विटामिन D3 जनरेट होगा, उससे अस्थि का पोषण होगा, बस वो रह जाता है। अस्थि का पहला सूर्य का पहली 45 मिनट सुबह की अरिष्ठा नामक किरण निकलती है। अथर्ववेद में इसका वर्णन आता है और आयुर्वेद में भी बताए आरोग्यम भास्करादिच्छेद। आरोग्य की कामना करनी है तो सबसे बड़ा सोर्स सूर्य है। तो सूर्य का हम यूज नहीं कर रहे, क्योंकि सूर्योदय पर या तो हम अंदर बैठे होते या हम सो रहे होते हैं। तो इसके कारण हमारी हड्डियों में बहुत सारी तकलीफ होती है। नंबर 1, ये एक बड़ा रीजन है। हम सूर्य का उपयोग नहीं करते हैं। पहला, बाहर का सूर्य जब उसको लेना चाहिए तब हम नहीं लेते हैं। और उसके ऊपर सूर्य का पूरा विज्ञान है। अस्थि धातु के पोषण के लिए तो सबसे उत्तम जो कोई काम करता है ना, वो एक सूर्य है। मतलब सूर्य स्नान रोज करना है सबको। और वो पहले 45 मिनट, सूर्योदय हुआ उसके पहले 45 मिनट, उसके बाद वो तीव्र हो जाते हैं तो नुकसान कर सकते हैं। बराबर है। तो ये एक बड़ा सोर्स। दूसरा सोर्स कैल्शियम का है। कैल्शियम हम आहार में दूध के द्वारा लेते थे और सोर्स से द्वारा लेते थे, लेकिन अभी वो बंद हो गया। बराबर है। तीसरा होता है जंक फूड है और बाकी के जो भी फूड्स है, वो फूड का कोई गुण नहीं होता है, केवल वो हम पेट भरने के लिए खा रहे हैं। तो इसके कारण उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। इसके कारण भी अस्थियों के बहुत सारे रोग होते हैं। तो आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे रोगों का वर्णन है। खास करके वायु जो विकृत होता है व्यक्ति का, तो भी उसको अस्थि के रोग और खास करके पैरालिसिस जैसे घातक रोग हो सकते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में वायु को नियंत्रण करने के लिए बताया, आपको साल में 1 से 2 बार अवश्य पंचकर्म कराना है। बराबर। और मसाज हो सके आप तो डेली करना है, जिसको अभ्यंगम आचरे नित्यम, मतलब रोज शरीर पर मसाज करना है तेल का। उससे क्या होगा? वात का शमन होगा, वायु कंट्रोल में रहेगा। बराबर है। तो ये एक खास अभी की जो हमने सिस्टम निकाल दी पूरी अभ्यंग। और सुबह की सभी क्रियाएं धीरे धीरे करनी। अभी हम फास्ट की सुबह में, बराबर है, जैसे बच्चों को स्कूल भेजना है तो बच्चों अजी आधा नींद में तो उठा है नहीं है, तब तक तो उसका ब्रश हो गया और उसको स्नान भी हो गया। बराबर। तो सोते सोते स्नान करता है, मतलब बराबर है। और उसको डाल दिया, उसका कितना हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ पता है? उसको टाइप 1 डायबिटीज का डिसीज बढ़ने लगा, क्योंकि बच्चों की स्कूल तो सुबह होनी ही नहीं चाहिए। उसको निद्राघात होने से बहुत सारे साइकोसोमेटिक डिसीज होंगे। उसका निद्रा का घात नहीं करना है। उसको सोया है, उसको पर्याप्त नींद चाहिए, क्योंकि वो भी पोषण देता है। नींद, देखो नींद गलत नहीं है। लोग क्या करते हैं कि वो नींद के बारे में बताते हैं, ये महात्मा सोते ही नहीं, या केवल 3 घंटे सोते हैं, इतना काम करते, तो पागल होने वाले वो क्या होंगे। बराबर है। क्योंकि नींद के बारे में इतना बताया है मारिया कि हम बात कर रहे थे कि 3 जन्म से जो व्यक्ति स्पिरिचुअल हो रहा है, 3 जन्म से, बहुनाम जन्म ना बनते बताए ना, 3 जन्म से जो सात्विक हो रहा है, स्पिरिचुअल हो रहा है, ये तीसरा जन्म है। 1 जन्म, दूसरा जन्म, ये तीसरा जन्म। 3 जन्म से जो स्पिरिचुअल हो रहा है, वो आदमी यदि 3 दिन नींद नहीं लेगा, चौथे दिन वो ऐसा होगा जो 3 जन्म पहले का, लाइक पागल। बराबर। उतना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नींद का इतना महत्व। और आज आप देखेंगे 100 में से 90 लोगों को नींद के वक्त आदत क्या है पता है? यूट्यूब के वीडियो देखते हैं, या टीवी पिक्चर देखते देखते सो जाते हैं, या कुछ नहीं तो किसी की बातें करते करते सो जाते हैं। बराबर है। इसका कारण क्या होता है पता है? हमारा सबकॉन्शियस में जो रात्रि का एंड का विचार होगा ना, वो पूरी रात चेतना में रहेगा। सुबह का वही पहला विचार। तो इसके लिए नींद के ऊपर आयुर्वेद में बताया है, अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि क्षुधा। तो इसके लिए नींद एक साउंड हो जाए, साउंड से
बराबर, और टाइम पर और उस समय किसी भी प्रकार के यंत्र का उपयोग न करते हुए, ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए, जप करते हुए सोया जाए तो आप देखो बहुत सारे डिजीज यहाँ से कम हो जाएंगे। क्योंकि उस समय कैसे करना है, क्योंकि नींद है ना वो बहुत सारा हमारा नव चेतना का संचार करती है। उस समय हम जितने विचार करते हैं ना वो हमारी नींद पूरी नहीं होती, इसके लिए हम थके हुए होते सुबह सुबह। इसके लिए आयुर्वेद ने निद्रा के बारे में बताया, वो भी एक कारण है बात रखे। ओके, आगे जी, किसका? काजू सलाद हाँ, सलाद ना जो गाजर अच्छा 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 अच्छा, ठीक, घास फूस खाना आप ऐसा बोलिए। गाजर सलाद अभी देखिए, एक ऐसी भी थियरी निकली कच्चा खाने की, बराबर है कि भाई कच्चा खाओ पक्का सब गलत है, ऐसी थियरी। देखिए अलग अलग लोग अलग अलग थियरी निकालते हैं, तो उसमें सत्य क्या है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने आहार के ऊपर बहुत संशोधन किया है, तो वो इतना सूक्ष्मता से जान पाए हैं। उसको अपना पक्ष रखने का वो क्या अधिकार है, वो अपना तर्क देते हैं, लेकिन उसमें तर्क के पीछे वितर्क करने वाला कोई नहीं होता है, तो हम वो करते हैं काउंटर क्वेश्चन, और इसमें कोई हो न हो हम होते ही हैं, बराबर है? तो इसके लिए आयुर्वेद की दृष्टि से उसको संभाल। देखो आयुर्वेद गीता को जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद स्पिरिचुअल जुड़ा है, आयुर्वेद धर्म जुड़ा है, आयुर्वेद मोक्ष जुड़ा है। तो आप उसको नजरअंदाज मत करो कि मैं धर्म कर रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, ओके आयुर्वेद में मटीरियल है, ऐसा नहीं। आयुर्वेद ये धर्म से जुड़ा है, मोक्ष से जुड़ा है, वो फिजिकली बात कम करता है, वो फिजिक्स से ज्यादा ऊपर मेटाफिजिक्स की बात करता है और वहां तक पहुंचने की बात करता है। इसके लिए सर्वप्रथम मैं इसके ऊपर आता हूं। सर्वप्रथम जो कच्चे की थियरी निकली वो ऐसी निकली कि प्राणी पशु को रोग नहीं होते हैं इतने जितने मनुष्य को होते हैं, बराबर है? तो क्यों नहीं होते, तो बोले प्राणी पशु है वो कच्चा खाते हैं और आप रोटी सब्जी दाल भात खाते हो, बस ये रोग का कारण है, बराबर है? वो कच्चा खाते हैं, आप भी कच्चा खाने लग जाओ तो वो भी ऐसे जो वो स्वस्थ रहते हैं, आपका भी बीपी चला जाएगा, डायबिटीज चला जाएगा, ब्लड प्रेशर चला जाएगा, जैसे भैंस का चला गया। वो लोगों ने मान लिया ये सही है। कोई भी प्राणी पशु को देखो, प्रकृति के नियम है, ये प्रकृति की तरह है। कोई भी प्राणी पशु आपको देखा पका हुआ खाना, बोल नहीं ये प्रकृति है, ये नेचर है, तो सबने मान लिया। तो हमने उसको पूछा कि कोई प्राणी पशु स्नान नहीं करता है, बराबर है? बराबर, तो आप ऐसा करोगे क्या? कोई प्राणी पशु कपड़ा नहीं पहनता है, कपड़ा किसी ने सिलाया, मानो भैंस ने सिलाया हो, घोड़े ने सिलाए हो, तो ये नेचर है, तो नेचुरल है ऐसा ही घूमना कपड़े बिना का, तो ये नेचुरल है नहीं। तो पहला, मनुष्य और प्राणी में बहुत अंतर है। उसको हार्ट अटैक आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको स्ट्रेस ही नहीं, उसको बिल्डिंग बनानी ही नहीं, और हमको 10 बिल्डिंग बनाने नहीं, तो स्ट्रेस आने ही वाला है हमको, बराबर है? उसको अपने बछड़े के अलावा तीसरा कुछ नहीं देखना है हमको, तो 7 से 70 का, 70 से 770 का देखना है फिर, बराबर? उसका क्या होगा? तो हम उत्पन्न ही इस चेतना से हुए हैं कि हमको पूरे जगत की फिक्र है और आगे आने वाली पीढ़ियों की फिक्र है, तो फिर हमको स्ट्रेस होने वाला है, तो अटैक हमको ही आएगा, ब्लॉकेज हमको ही होगी, बराबर है? ये सब कुछ हमको स्वीकार करना पड़ेगा, माइनस। तो पहला, पशु को तो विज्ञान में आनंदमय कोष नहीं है, इससे जुड़े रोग नहीं, बराबर? शुगर नहीं होगा उसको, हमको होगा, इसके बार बार नापना पड़ेगा हमको। तो पशु को जो रोग होंगे वो तुरंत मृत्यु देने वाले होंगे या अपचन संबंधित होंगे, वो बिल्कुल सरल होंगे। ये सीधी सी बात है। कच्चे की बात करते हैं, कुछ चीजें आप कच्ची खा सकते हो, बराबर है? कुछ चीजें आप पका कर खा सकते हो, बराबर है? जैसे कच्ची जो चीज खानी है उसमें ध्यान रखना है 2 चीजों का। एक तो उस पर फंगस नहीं होनी चाहिए, बराबर है? जो फंगस आई कि आपको कच्चा भारी पड़ जाएगा फिर, बराबर है? वो बहुत ही ध्यान देने योग्य है। पत्ते वाली सब्जी इसके लिए बारिश की सीजन में मना कर, क्योंकि बारिश की सीजन में फंगस होने के चांसेस ज्यादा है, और फंगस हुई और आपने खाई तो बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे अभी भी। इसके लिए जब कच्चा खाना हो तो बेस्ट ऋतु है ठंड की,
गर्मी में मुरझाई हुई सब्जी आएगी, इसके लिए आप कच्चा नहीं खा सकते हो, और बारिश में तो नहीं खा सकते हो क्योंकि उसमें फंगस होने का चांसेस है। तो इसके लिए सलाद खाने का सबसे उत्तम समय है ठंड की ऋतु। उसमें अच्छी सब्जी आई होगी, अग्नि भी हमारी तीव्र होगी, तो उसको बराबर धोकर उसको खा सकते हैं, मात्रा में उसको खा सकते हैं। उसको आहार के रूप में पूरा का पूरा पेट न भरे तो अच्छा है, लेकिन भरना है तो ठंड में कर सकते हो सब कुछ। उसके बाद वो और ऋतु में वो नहीं ले सकते, क्योंकि गर्मियों में बहुत सारा नहीं होता है और बारिश में तो लेना नहीं। तो ये कच्चे का एक वैज्ञानिक खाना है, तो 25% या फिर उससे कम आप भोजन के साथ उसको खा सकते हो, किसी भी प्रकार के सलाद। जी। आपने सनबाथ का बताया था, तो कब मींस जस्ट टू टेक इट ऑन द फेस, बैक, बॉडी, कैसे लेना चाहिए सनबाथ? सन बात में एक ध्यान रखना है, खास करके आंख सूर्य के ऊपर नहीं जानी चाहिए। सूर्य जिस दिशा से आता हो, मतलब पूर्व में आता हो, तो हमारा जो मुंह है मतलब वो साइड एंगल पर होना चाहिए, बराबर है। तो उस तरह से आप सनबाथ का यूज अलग अलग एंगल पर कर सकते हैं, केवल आंख को रक्षा करनी है, आंख से उसको नहीं देखना है जी। या पट्टी भी बांध लेंगे तो चले जी। સલાડ નું એમ કહેવાનું કે તમે કાચું ખાવ ને સૌથી પહેલા ખાવાનું, પછી બીજો આહાર લેવાનો. ये भी साची बात है। मतलब એવું કરી શકો, ये बराबर है। पहले कच्चा खा ले, उसके बाद पका हुआ खाए, ये कर सकते हैं, ये योग्य है। हाँ। कोई एक सब्जी है जो इंटेलिजेंस को नाश है? सब्जी है जो इंटेलिजेंस को क्या कह रहे हैं? बुद्धि नाशक वर्ग है। बुद्धि को नाश करने के लिए कम करती है, बुद्धि को कम करने के लिए औषधि। बुद्धि का काम करने वाला तो बहुत सब्जियां है। क्या हुआ मैं बताता हूँ। एक टिंडा है, बराबर है। टेंडा नामक जो सब्जी है, उसको मेधा का नाश करने वाली बताई है। हाँ, उसको एक टिंडे जो हाँ एक टिंडा सद्य प्रज्ञा हरातुंडी, सद्य प्रज्ञा करा वचा, बराबर है। सत्य शक्ति कर्म भया, क्या अर्थ है उसका? प्रज्ञा का, बुद्धि का नाश करने वाली टुंडी, बराबर है, जिसको बताया। तुरंत प्रज्ञा को जन्म देने वाली वचा नामक औषधि, जिसको हम वचा बोलते हैं ना, आपने नहीं सुना होगा। वचा नामक एक औषधि आती है, आयुर्वेद में उसका बहुत महत्व है। और सद्य शक्ति कर्म पय, सद्य शक्ति को देने वाला पय यानी कि दूध है, बराबर। आयुर्वेद में बुद्धि के बारे में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, इसके बारे में बता। श्री हर्ष है, आपने नाम नहीं सुना होगा, उसने एक ग्रंथ लिखा है, खंडन ग्रंथ काव्य, अद्वैत वेदांत का वो ग्रंथ है। वो श्री हीर पंडित का पुत्र था वाराणसी में, और उसके बाद वो माइग्रेट हुए थे हार कर, मतलब पहले के काल में ऐसा होता था। तो वो क्या हुआ, वो इतना विद्वान था कि उसका वो उतना बुद्धि का स्तर था कि वो नीचे आते, बहुत सारा नीचे आया सरल करता था, तो भी लोग उसकी भाषा समझ नहीं पाते, और पंडित लोग भी नहीं समझ पाते थे। तो बहुत सारा ऐसा हुआ, तो उसने क्या किया पता है? सरस्वती की साधना की। और क्यों की पता है? कि मेरी बुद्धि कम कर। आज हम करते हैं ना कि मुझे पहले नंबर पर पास कर दो, बस नौकरी लगा दो, उस तरह से उसने क्या किया पता है? बुद्धि कम कर दो, क्योंकि अभी हेवी हो रहा है। क्योंकि देखो ज्यादा ज्ञान भी क्या है, भार करता है, बराबर। तो वो उसको हुआ, तो उसको क्या है कि उसको सपने में संकेत मिले कि उस जगह पर जाओ, और वो आपको बताएगा, या कोई कहता है कि उसको सरस्वती ने कहा, जो भी कोई वैद्य ने कहा। लेकिन ऐसा है कि उसने क्या खाना चालू किया पता है? रात को दही, बराबर है, उड़द की दाल और ये तुंडी, ये तीन चालू किया। तो 1 साल में बुद्धि बहुत कम हो गई। और हम तो लगभग जन्म से ये खाते हैं सब कुछ, तो कहना ही क्या है फिर।
लेकिन यहाँ पर प्रज्ञा की बात की है, बुद्धि की नहीं। इसके लिए प्रज्ञा उसको कहते हैं जहां पर सात्विकता युक्त बुद्धि होती है। तो इसका अर्थ ये लिया जाता है कि ये सात्विकता को नाश करता है। मतलब जिसको सात्विक रहना है उसको रात में दही नहीं खाना है, उड़द नहीं खाना है। उड़द एक ठंड में ही खा सकते हैं, नहीं तो वो नहीं खा सकते। और एक ये है तुरडी, इतना सेवन नहीं करना है। जी हाँ जी हाँ नहीं मतलब टिंडोड़ा हाँ तीन लोग ये आटला आटला हाँ, इसका संभारा करते हैं। अच्छा साउथ में सब उड़द दाल भात खाते हैं डेली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, डोसा इडली में। साउथ का वो देखो केवल एक से नहीं होता। हम केवल एक कह रहे कि साउथ का लोग तो डेली ये खाते हैं, तो वो तो बहुत बुद्धि वाले हैं। लेकिन बुद्धि वाले वो और कारण से है, बुद्धि वाले कोई बहुत और कारण से है। और ये भी खाते हैं कोइंसिडेंस से, कोई एक वस्तु से थोड़ा होता है। कोई पीता है कि पानी पीता है वो बहुत मोटा होता है, क्योंकि मेरे घर के पास एक व्यक्ति रहता है, वो उसका वजन 150 किलो है, वो पानी पीता है। तो आप ये कहोगे कि ये भी आदमी पानी पीता है, तो ये तो 150 किलो का नहीं है। तो वो तो एक कॉमन चीज है। सभी उड़द का इस तरह का सेवन करने से इतना वो नहीं होता, वो फर्क नहीं दिखाई देता है। मतलब वो ऐसा कह सकते हैं कि वो छोड़ देना तो और बुद्धिमान बन जाएगी। आप समझ गए ना? एक बड़े पंडित दक्षिण भारत के पंडित बता रहे थे, हाँ। उड़द केवल अमावस्या में खाते हैं, हाँ नियमित रूप से नहीं खाते। क्यों? अभी जो डोसा खाएगा ऐसा लगता है कि वो साउथ इंडियन है। अच्छा असली में एक्चुअली केवल अमावस्या में खाते हैं। दक्षिण भारत के एक अय्यर पंडित बता रहे हैं। अच्छा जो एक ऐसा बन गया है जिससे साउथ लेकिन उड़द एडवाइजेबल नहीं, केवल ठंड में ही खाना है। बाकी तो गुरु है, आहार भी गुरु है। इसके लिए बुद्धि का छोड़ दीजिए, शरीर के स्तर पर भी उसको रोज नहीं खाना। हाँ शादीशुदा है उसको गृहस्थ जीवन में खाने का बताया, बराबर। विद्यार्थियों को नहीं खाना है। ओके यस आज तो विरुद्ध आहार के बारे में आपने बात किया था, दूध और फ्रूट साथ में नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो हम पनीर बनाते हो तो दूध को खट्टे क्या करना थे? पनीर जो बनाते हैं उसकी जो प्रोसेस है। हाँ तो पनीर ओके, पनीर में है वो दोनों बना सकते हैं दही डाल के। नहीं बना सकते लेकिन खा नहीं सकते। बना तो कुछ भी सकते हैं, बराबर है। बनाने में कोई तकलीफ नहीं। अच्छा विरुद्ध आहार का एक ऐसा है कि वो रोज नहीं खाना है, बराबर है। फिर विरुद्ध आहार किसको नुकसान नहीं करता है? जो अतिशय श्रम करता है, बराबर है, उसको कभी कभी किया हुआ विरुद्ध आहार नुकसान नहीं करता है। कभी बाहर जाते हो अपवाद तो नुकसान इतना नहीं करता है। और वो जो रोज कुछ औषधियों का सेवन करते हैं विरेचन के लिए, उसको विरुद्ध आहार नुकसान नहीं करता है। तो पनीर कभी कभी खा सकते हैं लेकिन रोज नहीं। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि रोज प्रोटीन लेना है, हम्म। तो फिर और हम वेजिटेरियन हैं तो कैसे करेंगे? अगर पनीर नहीं ले या आप मूंग ले सकते हैं आप, और जितना भी ऐसी प्रोटीन के सोर्सेस है वो ले सकते हैं ना। रोज जरूरी नहीं है वो लेना। दूसरा क्या है कि ऐसा होता है कि आप एक लेने के लिए कुछ करते हो तो ये दूसरा कुछ करता है, मतलब डिसीज। मतलब आप ऐसे सोर्स को चूज करते हो कि जो एक प्रोटीन को तो फुलफिल करेगा लेकिन उसके कारण कुछ दूसरा रोग होगा। मतलब तो वो जान कर लेना है कि कोई और ऐसा तो नहीं करता है कि वो कोई दूसरा रोग डिसीज। आयुर्वेद के हिसाब से सबसे सेफ क्या होगा? मूंग आराम नहीं, मूंग जो हम लेते हैं ना दलहन के रूप में, वो एक काफी, वो उसको बरोबर प्रयोग किया जाए ना तो बहुत बड़ा सोर्स है प्रोटीन का, बराबर है। वो बहुत ही अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। उसकी दाल मूंग बहुत सारे सोर्स है। बेस्ट टाइम टू हैव फ्रूट्स, मतलब सुबह भी खा सकते हैं, शाम को भी ले सकते, लेकिन रात को नहीं। वो खाली पेट खाना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, खाली पेट भी ले सकते हैं लेकिन रात को नहीं लेना है। और फ्रूट खाकर पानी नहीं पीना, प्यासे हो तब फ्रूट नहीं खाना है, बराबर है।
तो फ्रूट का टाइम आइडियल है वो ऐसे शाम को ले सकते हैं या सुबह ले सकते हैं, लेकिन रात को। कुछ फ्रूट्स अलाउड है मिल्क के साथ, बट नो फ्रूट्स अलाउड। अभी जो आ रहा है उसमें एक भी नहीं है, दो है ऐसे, एक आंवला है और एक शाखा पकवा आम है, लेकिन अभी लोग शाखा के ऊपर आम को पकने ही नहीं देते थे। तो शाखा पकवा आम ऐसी है और आंवला ऐसा है, लेकिन बाकी के फ्रूट ऐसे नहीं है जी। प्रोसेस शुगर और फ्राइड फ्रूट पूरा बंद करने से शरीर को कोई तकलीफ? क्या? शक्कर, प्रोसेस शुगर, हाँ, शुगर, हाँ। और फ्राइड फूड अगर बिल्कुल नहीं खा रहे तो शरीर को कोई तकलीफ हो सकती है? मतलब ऐसा वस्तु नहीं, आपको सर्व रसाभ्यासो बलता, सर्वे रसा सममेव सेव्या, सब रस लेना है, सब वस्तुएं नहीं है। अब उसका आप ऑप्शन देखिए कि वो कौन सा रस है, मधुर, तो मधुर रस किसी से जाना चाहिए, तो मधुर रस वाली तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे मधुर रस जाना चाहिए। कड़वा रस किसी से जाना, सभी वस्तुएं लेना जरूरी नहीं तो एक तो खांड हाथ में आया तो आप हम ये कहते हैं, बाकी कोई गांव में किसी को कुछ हाथ में आ गया तो तीसरे को कोई रसगुल्ला आ गया तो बोलेगा कि रसगुल्ला नहीं खाएगा, चलेगा, मधुर रस बिना नहीं चलेगा, मधुर रस लेना है, सोर्स कोई भी हो। स्टीविया ले सकते हैं। सात्विक खाना क्या होता है? सात्विक खाना क्या होता है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा विषय है। ऐसे तो सात्विक आहार क्या होता है उसका, ऐसे सात्विक आहार में तस्या स्निग्धा स्थिरारुद्या आहारा सात्विक प्रिया, ये सूत्र में भगवत गीता में बताया है, डिटेल में आयुर्वेद में वर्णन है उसका कि सात्विक आहार किस किस को कहते हैं। मतलब तो जिसमें मतलब जो उसके हिसाब से यदि हम बताएं तो जिसमें रजसांश और तमसांश बहुत कम होता है, सत्वांश ज्यादा होता है, उसको हम सात्विक कहते हैं। अब उसकी कैटेगरी से आप पूछेंगे कौन सी चीजें आते ही, लाइक गाय का दूध आता है, घी आता है, उसके बाद यदि परम सात्विक में जाए आप तो गाय के दूध की बनाई हुई छाछ आती है और जव आते हैं। जव में भी उससे भी बच्चा सात्विक है, गाय को खिलाकर उसके गोबर पे निकला हुआ जव है और उसका आटा और उसकी रोटी सबसे सात्विक होती है। तो इस तरह से सात्विक फूड का वर्णन आता है, सात्विक सब्जियों का भी है कि भाई इतने को आप सात्विक गिनोगे, इसको भी आप राजस गिनोगे। कैसे? क्योंकि उसका जो परिणाम है वो बहुत ही उत्तम है, स्थिर करने वाला है, एकाग्रता बढ़ाने वाला है, इसके लिए तो उसकी पूरी लिस्ट है, उसके देखने के नजरिए है। तो आयुर्वेद में उसकी पूरी लिस्ट दी गई है, उसको पंच तत्वों से बहुत सारा कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। जनरल हम बता सकते हैं कि सारे के सारे जो धान्य है उसमें जौ बराबर है, सब्जियों में जो उत्तम सब्जी बताई है वो सभी, दुग्ध वगैरह गाय का, चावल, पायस यानी कि खीर जो बनती है वो सभी सात्विक है। ठीक। पहले हमारे दादा दादी खाना खा के एक फ्रूट जरूर खाते थे, एप्पल या कुछ। अभी बोलते हैं कि वो डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि आपका फ्रूट तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, तो उसको पहले खाना चाहिए फिर अपना खाना खाना चाहिए। अच्छा, खाने के ऊपर डिकम्पोज होता है। अच्छा, वो आयुर्वेद में दोनों बताया है, दोनों मत है। आरंभ में भी बताया है, एक रस क्रम है आयुर्वेद में, सबसे पहले मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ऐसा क्रम से ही भोजन लेना है आहार के रूप में, रस के रूप में, ऐसा भी बताया है। आहार क्रम में पहले फ्रूट, उसके बाद सब कुछ, अंत में छाछ, ऐसा भी है। अंत में फ्रूट नहीं खाए, पहले खाए, वो ज्यादा एग्रेसिव है, पहले खा ले, क्योंकि अंत में उसको जो रस खाना है ना वो कषाय वाला होता है। इसके लिए आप देखेंगे भोजन के बाद छाछ पीते हैं, भोजन के बाद सुपारी खाते हैं, भोजन के बाद हरड़ खाते हैं, वो सारे के सारा कौन सा रस है? कषाय रस, मतलब कषैला है, वो तूरा। तो अंत में सबसे मुख साफ करने के लिए जो होता है ना वो कषैला रस है, उसका स्वभाव है। आप देखो लोग पहले के काल में क्या करते थे, बीड़ा खाते, पता है, वो उसका प्रसाद में देते थे, भोजन हुआ कि बीड़ा देते थे, बरोबर है। फिर उसको विकृत कर दिया कि खई के पान बना रस वाला भूल जाए बंद कल का ताला, बराबर। तो उसमें क्या हुआ कि वो एक था, क्योंकि
सलाइवा के ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी, बराबर है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो चिकना होता है ना, उसको सुखाने के लिए सुपारी खाते थे पहले। वो सुपारी उपयोगी थी क्योंकि वो घी का आपको अजीर्ण हो गया तो सुपारी से दूर होगा। मतलब जिसने बहुत घी खा लिया उसको सुपारी खा ली तो उस घी पच जाएगा, वैसा गुण सुपारी में है। तो ऊपर पान खाते थे, सुपारी खाते थे, ऐसा कुछ ना कुछ मुखवास का कंसेप्ट आया, पता है ना, अभी बहुत बड़ा मार्केट है उसका, मुखवास का। वो भोजन के बाद इंडियन लोग खाते, उसको बाहर भी लोग ले गए तो बाहर वाले भी खाने लगे। तो अभी वो मुखवास का है, वो ज्यादातर कसेले रस वाला होता है, वो सबसे उत्तम मुखवास होता है, बराबर है। मतलब तुरा